सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं कि डिसोल्यूशन में ट्रांसफर कैसे करना है। मैं बीच में रिवीजन क्लासेस ले रहा था लोगों की, तो मुझे पता चला कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सर रिजर्व कहाँ डालना है, गुडविल कहाँ डालनी है। ये दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें क्या चीज कहाँ डालनी है, बिल्कुल आइडिया हो ही नहीं रहा उन लोगों को। ठीक है, फॉर देम फ्रॉम स्क्रैच वी आर स्टार्टिंग, बट थोड़ा स्पीड हम तेज रखेंगे ताकि बाकी लोगों को बोरियत फील ना हो, और टू द पॉइंट, मतलब जो हमें टारगेट हिट करना है उस पर आएंगे, मतलब एग्जाम वाले क्वेश्चंस। अभी क्या होता है कि ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट का पूरा क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा। और उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन रियलाइजेशन बना के, कैपिटल बना के और क्या कैश बैंक बना के, वन क्वेश्चन आई विल सॉल्व हियर, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और फिर हम टारगेट करेंगे जनरल एंट्रीज पे, क्योंकि बजाय कि एक पूरा क्वेश्चन करने के लिए इट इज रेदर वेरी इजी टू गो फॉर द जनरल एंट्रीज। कंपार्टमेंट में जनरल एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी आती है, लेकिन एग्जामिनर का एक बड़ा पॉपुलर सा टॉपिक है जिसे कहते हैं हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाला। उस टॉपिक पर वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 जनरल एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस पे पूछी हुई है कई सालों, पिछले सालों में। दैट इज अ ट्रेंड इन सीबीएसई एग्जाम्स, तो उसको भी कवर करना है। और उसके बाद छोटी छोटी एंट्रियां होती हैं कि भाई फर्नीचर था, 50% फर्नीचर आपने बेच दिया, 30% फर्नीचर को आपने किसी क्रेडिटर के अगेंस्ट सेटल कर दिया, बाकी का फर्नीचर रियलाइज हो गया। अब पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन था, है ना, कि कितना रियलाइज हुआ, रियलाइज कैसे हुआ। भाई आपकी कोई एसेट्स है, आपकी कोई एसेट्स है ना, उसमें से कुछ पैसा आपको मिल गया। ठीक है, कुछ किसी आपने लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर दिया। जो लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल करा वो रियलाइज नहीं कहलाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, रियलाइज का मतलब है कि पैसा कितना मिल रहा है, व्हाट मनी यू आर गोइंग टू गेट हियर, इसकी बात करते हैं। तो चाहे आपको कैश में मिले, चाहे आपका पार्टनर ले जाए, उसे रियलाइज ही बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? कि अगर पार्टनर को पैसा लेके, पार्टनर को एसेट्स लेता है तो आप उससे वसूली करते हैं ना, फिर आप पार्टनर के क्लेम को उतने से रिड्यूस कर देते हैं। अंडरस्टैंड, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में एक बात ध्यान रखिएगा, एनीथिंग वी आर गोइंग टू प्लेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि पार्टनर का क्लेम टुवर्ड्स फर्म, पार्टनर इज एन ओनर, पार्टनर ने फर्म पे कैपिटल लगा रखी है। अगर पार्टनर कुछ भी चीज फर्म से ले जाता है तो उसकी कैपिटल का जो अमाउंट पेबल हमारा फाइनली डिसोल्यूशन के टाइम पे होता है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ड्राइंग्स लगता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। इसी तरह देखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करते हैं। इसी तरह से अगर लॉस हो जाता है तो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। अगर मेथड फिक्स हो तो किसमें चलते हैं हम लोग, करंट अकाउंट के अंदर चलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो लोग, मैं देख रहा हूँ कि जो पेपर चेक कर रहे, तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए या क्रेडिट साइड में जानी है। एनीथिंग विच इंक्रीजेस क्लेम ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स द फर्म, है ना, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और कोई चीज जो पार्टनर्स के कैपिटल के क्लेम को डिक्रीज करेगी वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा डिसोल्यूशन में, यहाँ डिसोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन में अगर बोला जाए कि पार्टनर एग्रीड टू पे ₹10,000 अगेंस्ट फर्नीचर, तो पार्टनर एग्री टू पे का मतलब है पार्टनर से कैश नहीं वसूलते हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं। ठीक है, पार्टनर पेड ऑफ लायबिलिटीज एंड हैज टू बी ड्यूली कंपनसेटेड, तो अगर पार्टनर ने लायबिलिटी पे कर दी, इसका मतलब उसकी लायबिलिटी फर्म के प्रति बढ़ गई है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड में कर देते हैं। यानी पार्टनर अगर किसी लायबिलिटी को पे कर जाए, उसका बेनिफिट उसे क्रेडिट साइड में डाल के दीजिए। और अगर पार्टनर फर्म से कुछ ले जाए तो उसको पेनलाइज कैसे करेंगे, उसके डेबिट साइड में डाल के करेंगे। यही रूल ऑफ थंब आपका चेंज इन पेसर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में चलेगा। पार्टनर ने लिया डेबिट, पार्टनर को दिया क्या, क्रेडिट। गलत, पार्टनर को दिया तो डेबिट होगा, पार्टनर को दिया तो क्या होगा, डेबिट करेंगे। मतलब पार्टनर को, पार्टनर फर्म से कुछ लेके चला गया मान लो, तो हमें क्या करना है, उसे डेबिट करना है। ठीक है, और पार्टनर ने अगर फर्म को कुछ दिया तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। फिर एक और चीज समझिएगा जरा, वो बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, मैं बताऊं कैसे। सपोज हमने लिखा क्या, क्रेडिटर्स ₹1,00,000 के थे, और दो चीजें आपके सामने आ रही हैं। लिखा है क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹1,10,000, ऐसा लिखा हुआ रहा। और यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹1,10,000। ठीक,
ये जो कहानी है ये कहाँ पर है? ये चेंज इन पीएसआर में है। चेंज इन पीएसआर में, ये एडमिशन में है, ये रिटायरमेंट एंड डेथ में लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है डिसोल्यूशन में। सेंटेंस सेम है, इम्प्लीकेशन देखिए कैसे बदलता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पीएसआर, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ तब, तो क्या होने वाला है? आप देखिए 1 लाख का क्रेडिटर था, टू बी सेटल्ड एट व्हाट, 110। 10,000 रुपये हमारे लिए क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है, हमारी लायबिलिटी बढ़ने वाली है। हम एंट्री बनाएंगे क्या? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे क्या? क्रेडिटर्स। कितने से कर देंगे? 10,000 से। 10,000 से। एज ए रिजल्ट क्या होने वाला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे करके, और यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितने से? 10,000 से। एज ए रिजल्ट हम जाएंगे बैलेंस शीट में, और कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड में। व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? क्रेडिटर्स कितने के थे? 1 लाख के थे, प्लस कर देंगे कितना? 10,000। कितना हो जाएगा ये? 1,10,000। ये कहाँ होने वाला है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ होने वाला है। लेकिन डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? डिसोल्यूशन में यहाँ यहाँ लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि डिसोल्यूशन चल रहा है, तो डिसोल्यूशन में क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड, क्रेडिटर इज गोइंग टू बी सेटल्ड, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड। सबका मतलब एक ही है भैया, पैसा देना है। डिसोल्यूशन में हर चीज का मतलब क्या है? कि अल्टीमेटली यू हैव टू पे द मनी, क्योंकि बिजनेस रूपी शरीर का अंत हो चुका है, अब उसका सारा हिसाब किताब पूरा करना है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। टू बी सेटल्ड, टू बी सेटल्ड का मतलब जान रहे हैं? अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ बोलता क्या, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, वर सेटल्ड एट रुपीज 1,10,000, तो क्या एंट्री बनती? देखिए, पहली एंट्री क्या बनती? क्रेडिटर्स डेबिट 1 लाख से, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से? 10,000 से। तू क्या करते? कैश या बैंक कर देते कितने से? 1,10,000 से। गेटिंग माई पॉइंट? ये अगर क्रेडिटर सेटल्ड के बारे में लिखा हुआ है तब, तब ये कहानी चलती है। लेकिन क्रेडिटर टू बी सेटल्ड होगा तो ऐसा चलेगा। ठीक है? टू बी सेटल्ड मतलब अभी भी पे थोड़ी करा है, आपके क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ चुकी है, फ्यूचर में आपको 1,10,000 देना है, तब आप ऐसा करते हैं, है ना? और यहाँ आपने पे कर दिया। लेकिन यहाँ यहाँ इस तरफ डिसोल्यूशन में, चाहे ये एंट्री हो चाहे ये एंट्री हो, मतलब दोनों कंडीशन, क्रेडिटर वर्ड सेटल्ड, क्रेडिटर टू बी सेटल्ड, दोनों का मतलब एक ही है भैया, पैसा पे करना है। अब आप बोलेंगे सर 10,000 रुपये का नुकसान है, उसका तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ एंट्री क्या बनेगी, देखिए जरा। क्रेडिटर्स में मान के चल रहा हूँ ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर है, क्रेडिटर के बदले में हमें पेमेंट करनी है। अगर हमें पेमेंट करनी है तो क्या लिखेंगे? टू कैश, या क्या लिखेंगे? बैंक। कितना लिखेंगे? 1,10,000। सीधी सी सी बात यही है। और डेबिट में क्या करेंगे? क्रेडिटर नहीं करेंगे, डेबिट में क्या करेंगे? रियलाइजेशन करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट कर देंगे 1,10,000 से। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट लॉस तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अरे बिल्कुल होता है रिफ्लेक्ट। कैसे? ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। एज सुन एज, अब इसीलिए बोले ना कि ट्रांसफर खेल सीखना बड़ा जरूरी है। क्रेडिटर जो होते हैं उनको हम यहाँ इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसफर कहाँ पड़े हुए हैं? यहाँ लाख, यहाँ पड़े हुए हैं 1 लाख। 1 लाख के क्रेडिटर हमारे यहाँ पड़े हुए हैं ऑलरेडी। और इनके बदले में जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो किस तरफ कर रहे हैं? डेबिट साइड में कर रहे हैं। डेबिट साइड में पेमेंट क्या कर रहे हैं? कैश या बैंक बोलकर हम क्या पेमेंट कर रहे हैं डेबिट साइड में? 1,10,000 की कर रहे हैं पेमेंट। अब मुझे बताइए, डेबिट साइड इज अ नेगेटिव साइड, क्रेडिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ एनी नॉमिनल अकाउंट। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड हियर? आपका रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पॉजिटिव तो कितना है? 1 लाख है। नेगेटिव कितना है? 10,000 का। 1,10,000 का। ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपके लिए? इट्स अ सिचुएशन ऑफ अ लॉस ऑफ 10,000, जिसके लिए आपको ऐसे एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तब करना पड़ता है जब हम क्या कर रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये कब करना पड़ता है हमें? जब हम क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन कर रहे हैं। चाहे क्रेडिटर टू बी सेटल्ड लिखा है, चाहे क्रेडिटर सेटल्ड लिखा है, दोनों कंडीशन में ये काम करना है। ठीक है जी? अच्छा, ये ना, ये अक्सर मैं गलती देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं ट्रांसफर बताऊंगा आपको। एक और सिचुएशन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स रुपीज 1 लाख। ठीक है? लिखा हुआ है क्रेडिटर्स रुपीज 1 लाख का, और ये तो सेटल की बात कर ली हम लोगों ने। हाँ, टेकन क्रेडिटर्स रुपीज 1 लाख पेड बाय पार्टनर एक्स, ऐसे करके लिखा हुआ है।
क्रेडिटर पेड बाय पार्टनर एक्स। क्रेडिटर 1 लाख रुपए के थे, पार्टनर एक्स ने पे कर दिए। ठीक है। अब सुनिए जरा बात मेरे यहाँ से। अगर ये सिचुएशन किसकी है, एडमिशन है, चेंज इन पीएसआर है, रिटायरमेंट एंड डेथ है, तो क्या होने वाली है? और अगर डिसोल्यूशन है तो क्या होने वाली है? अब बताइए, सोचिए, मुझे बताइए, कैन एनीबडी आंसर अबाउट दिस? डॉक्टर गुलाटी आप बताएं, क्या होने वाला है? यहाँ बताओ, चेंज इसमें चेंज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट में क्या होने वाला है? बोलना। क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के, पार्टनर एक्स ने पे कर दिया उन्हें, तो एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट में क्या होने वाला है? अरे गलती तो होगा, बताने के लिए तो बैठे हैं, क्या होगा? नहीं आएगा? कैसी बात कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो, कंसेप्ट नहीं क्लियर है। मालूम है या नहीं मालूम है? ठीक है, डॉक्टर तिवारी आप बताइए। कोई और? कोई और बता सकता है? ऑनलाइन में एनीबडी कैन ट्राई, बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ यहाँ क्या होने वाला है इधर? क्रेडिटर्स डेबिट 1 लाख से, ठीक है, और टू एक्सेस कैपिटल कितने से? 1,10,000 से। यहाँ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000। क्रेडिटर्स ₹1 लाख, पेड बाय पार्टनर एक्स ₹110। ये कहानी है। चलिए, हो गया। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ और एडमिशन में बोलूं, कंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर डेबिट 1 लाख से करेंगे, और जो 10,000 का नुकसान हो रहा है वो कौन फर्म भरेगी उसको? पार्टनर्स के अकाउंट में कितना डाल देंगे आप? तो आप, अगर आप यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। हम्म। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप, ध्यान से समझना। हम लिख रहे हैं एक्सेस कैपिटल, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कर देंगे ताकि समझने वाले को समझ में आ जाए कितने का, 10,000 का नुकसान हो रहा है। और यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है, सपोज मान लिया जाए। एक्स है, वाई है और जेड भी है। तो क्या होने वाला है इधर? इसके अकाउंट में क्या होने वाला है? एक्स के अकाउंट में ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा जाएगा? क्रेडिटर्स लिखा जाएगा कितने का? 1 लाख का। और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा कितने का? 10,000 का। इस तरह से आपने क्या कर दिया? क्रेडिटर को कितने का बेनिफिट दे दिया? फर्म की लायबिलिटी क्रेडिटर क्यों भरेगा भाई? फर्म की लायबिलिटी अगर क्रेडिटर भर रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? उसको उसका उसका फायदा दे रहे हैं, उसको उसको कंपनसेट कर रहे हैं। सॉरी, पार्टनर भर रहा है। पार्टनर भर रहे हैं तो पार्टनर को उसका बेनिफिट दे देंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करके। अगर आपने पार्टनर को कुछ देना है तो उसे क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। उससे कुछ लेना है तो क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। लायबिलिटी का रूल है, लायबिलिटी विल इंक्रीज इफ यू क्रेडिट दैट, डिक्रीज तो डेबिट। अब क्योंकि पार्टनर ने फर्म का पैसा भरा, तो फर्म इज लायबल टू पार्टनर, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड पार्टनर इज इंक्रीज, क्रेडिट करके हम उसकी एंट्री कर देते हैं। यहाँ आ जाइए इस तरफ, रेजोल्यूशन में क्या होने वाला है? तो यहाँ तो सीधी सी बात क्या बननी है, देखिए जरा। यहाँ एंट्री बनेगी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, आएगा कैश एट बैंक 1,10,000, 110 से। क्यों यार का क्या मतलब है, बताओ? हाँ, तो फर्म, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर कंफ्यूजन आ गया ना सामने निकल कर। आएगा लॉस। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, अभी आपको दिखेगा, देखो, ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, इसलिए तो कह रहा हूँ कि गलती हो रही है बार बार। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने यहाँ पर, ठीक है। आपका क्रेडिटर ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है कितने का? 1 लाख का। ये क्रेडिटर यहाँ पड़ा हुआ है 1 लाख का। और उसके बदले में पेमेंट को किसको दे रहे हैं आपकी बार? आप कैश बैंक नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एक्सिस कैपिटल लिख रहे हैं। 1 लाख का, और यहाँ 1,10,000 जा रहा है। 1 लाख की चीज के बदले में 1,10,000 जा रहा है। पहले कैश बैंक में जा रहा था, अब की बार कहाँ जा रहा है? पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, तो क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 लाख क्रेडिट में पड़ा हुआ है, और कितना? 1,10,000 डेबिट में। 10,000 का लॉस अपने आप निकल गया ना। इसकी हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लॉस इज विजिबल हियर। इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है। रिजोल्यूशन में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। रिजोल्यूशन इज लाइक शरीर का अंत हो रहा है, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो क्या हो रहा है? एक नया शरीर जन्म ले रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है, बहुत कुछ होता है यहाँ तो। रिलेशनशिप बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इज दैट ओके? इसका ध्यान रखेंगे।
डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करते समय। एक और चीज जो है डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ, बहुत गड़बड़ हो रही है आपके क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ हो रही है देखिए जरा यहाँ पर। बहुत भयंकर तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं लोग, और कहते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं जी इस बारे में कुछ भी। और कई बार पढ़ाया हुआ है, देखिए क्या चीज। यहाँ देखिए, हमने लिखा क्रेडिटर्स ₹1,20,000 वर टू बी सेटल्ड आफ्टर 3 months, ठीक है, कॉमा, पेड नाउ एट 6% डिस्काउंट। ठीक है, पेड, रुक जा यार, पेड 2 months बिफोर द ड्यू डेट एट 6% per annum, at a discount of, at a discount of 6% per annum before due date। ये नंबर वन। नंबर दो, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ये आपके कांच कहानी। क्रेडिटर 1,20,000 के थे, क्रेडिटर 1,20,000 के थे। अब उसे 3 महीने बाद पे करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, 2 महीने पहले पे कर दिया, या 3 महीने पहले पे कर दिया, या 1 महीने पहले पे कर दिया, कुछ भी हो सकता है। पेड 3 months बिफोर द ड्यू डेट, पेड 2 month बिफोर, पेड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। पहले में डिस्काउंट लिखा 6% पर एनम, दूसरे में डिस्काउंट लिखा सिर्फ 6%। ठीक है। इस वाले में क्या होता, इस वाले में आपकी एंट्री होती क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है। और क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। कितना, आप देखिए 1,20,000 माइनस 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। कितना पहले भर रहे हो, कितना पहले भर रहे हो, 2 महीने पहले। तो डिस्काउंट कितने का दिया जाएगा, 2 महीने का दिया जाएगा। 3 महीने पहले भरेंगे तो डिस्काउंट कितने का दिया जाएगा, 3 महीने का। 1 महीने पहले भरेंगे तो कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा, 1 महीने का। और ड्यू डेट पे भरे तो डिस्काउंट ही नहीं है कुछ। सो कितना पेमेंट होगी बताइए। दिस इज 120, माइनस कितना कर देंगे हम लोग, दो दो दो, ये तो कट गया, एक एक, कौन बोला 10,000, कैसे, 1,20,000, 1200, कितना हो जाएगा, 1,18,800, दैट्स योर अमाउंट। एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक एंट्री हो जाएगी। इस कंडीशन में चलिए, 1,20,000 माइनस कितना हो गया, 1,20,000 इंटू 6/100, सिर्फ ऐसा करके 1,20,000 माइनस 0,000 कितना हो गया, 72। क्या कह रहे हैं इसमें, हाँ हाँ ठीक है, 1,12,800 इज योर वैल्यू। ऐसा करेंगे। क्यों किया ऐसा, जानते हैं, क्योंकि यहाँ ये था, यहाँ ये नहीं था, ऐसा करके करना है। तो ये भी एक एंट्री होती है। मतलब एंट्री क्या होती है, कैलकुलेशन बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती है, एंट्री के फॉर्म में भी आ सकती है। तो लोग इसको अक्सर क्या करते हैं, गलत करते हैं। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट, है ना। ठीक है। अरे किसी का डाउट है इस बात पर, अभी फिर डिस्काउंटेड बिल वाले आएंगे, वो मैं जनरल एंट्री के टाइम पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी तो, अब जो हमारा मेन कोर्स है उसको स्टार्ट करते हैं। एक बड़े क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, और उस बड़े क्वेश्चन को जनरल एंट्री के साथ कैसे करना है वो भी देखेंगे, है ना। क्योंकि जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया नहीं, मतलब एक बड़े क्वेश्चन में जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया नहीं। हम अपने अपने स्कूल में तो दे देते हैं हम लोग, लेकिन नहीं आप लोगों को भी नहीं दिया और वैसे भी नहीं आया। तो उसको लेके चलते हैं अभी। पहले एक बार क्या करते हैं, पहले एक बार ट्रांसफर ट्रांसफर पर नजर डाल देते हैं। ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे होता है उसको देख लेते हैं। और दैट्स प्रीटी सिंपल। अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, कुछ पूछना है उधर से, एनीबडी, बोले। खैर, अब आप अपने नोट्स को एक बार खोल लेंगे। और थ्योरी बहुत सारी है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस आता है, अच्छा खासा। और पिछले शुरू के 3-4 पेजेस मैंने उसी पे डाल रखे हैं। इनसे 100% आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखना है।
100% आपके 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ आने ही हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ये आएंगे यहाँ के क्वेश्चन आपके, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। आई एम नॉट रिवाइजिंग दैट थ्योरी वाला पोर्शन, एक नजर डाल देते हैं आपके सामने। जैसे सेक्शन 40 है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 है, डिसोल्यूशन सर्टेन कंटीजेंसी डिसोल्यूशन बाय नोटिस है, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के बारे में हमने बताया था आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सब पढ़ना दोबारा से है आपको। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में 1 मार्कर क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं कि लॉसेस को कैसे सेटल किया जाएगा, पहले प्रॉफिट से, फिर कैपिटल पार्टनर से, फिर भी अगर नहीं होगा तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज कर लेंगे। एसेट्स को कैसे यूज किया जाएगा, पहले थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर के डेट चुकाए जाएंगे, फिर किसी का लोन वोन हो तो वो चुकाया जाएगा, फिर कैपिटल चुकाई जाएगी, फिर कैपिटल के प्रोपोर्शंस में, और जो बच जाएगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने थे, फर्म का डेट या प्राइवेट डेट पे सेक्शन 49 आपके सामने आ रहा है। ये जो सेक्शंस है ना बेटा, ये सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली टेकन केयर ऑफ। इसीलिए ये फाइनल समझ के चलिए, जो रिवीजन आप कर रहे हैं दैट्स योर फाइनल रिवीजन, और नोट्स का एक बार पढ़ ले। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में अगर कोई भी चीज फंसेगी, डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि वो आपके नोट्स में से निकल कर आएगी। कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि नोट्स पे दिख रही हैं, और मैं बोलता हूँ कि भाई इन्हें रेफर तो कर लो एक बार। सो प्लीज थोड़ा नोट्स को पढ़ लेंगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सिर्फ एक पढ़ना ही तो है, और कुछ नहीं है। जस्ट गो थ्रू। ये जो बॉक्स के अंदर दिखा रखा है ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, फर्म का डेट प्राइवेट डेट किनारे पे कर लिया, इसे आप अपने आप देख लेंगे। यहाँ मैं आ गया अब आपके सामने, रिजोल्यूशन में आपके सिलेबस में क्वेश्चन जो है वो है, जब आपको बैलेंस शीट गिवन है। रिजोल्यूशन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चन एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो अब रिवीजन वाले पार्ट में मेमोरेंडम बैलेंस शीट की क्वेश्चन एक कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा, ताकि वो ताजा हो जाए आपके लिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और एक फंडामेंटल मुझे याद दिलाना कि जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना रिवीजन में हम लेके चलेंगे, और एक गुडविल में मुझे याद दिलाना, रेज करना और राइट ऑफ करने वाला, ये दो चीजें मुझे डेफिनेटली बतानी है आपको, ठीक है? वो मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताई थी, है ना? ये ये एनसीईआरटी के अंदर है, सीबीएसई के अंदर नहीं है, लेकिन सीयूटी के अंदर है। अभी पढ़ लेंगे तो क्या परेशानी है, दैट्स फाइन। चलिए, अब जरा ट्रांसफर को देख लेते हैं एक बार आपके पास, कि मैंने आइटम ABCDEFGH आइटम में डाला था, चार और चार, चार लाइबिलिटी साइड के आइटम बोले थे, चार एसेट साइड के, ठीक है? उस समय जब आपने डिसोल्यूशन पढ़ा था तो चीजें थोड़ी सी भारी और बल्कि लगती थी। वी आर ऑन पेज नंबर 4 पे हम लोग हैं, ठीक है? और क्या दिख रहा है देखिए, ए ग्रुप में वो आइटम है जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, या पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं, सीधा सीधा वो आइटम है ये, और कोई आइटम नहीं है इससे रिलेटेड। देखिए कैसे, और एक बार आपको ट्रांसफर अगर क्लियर हो गया तो जनरल एंट्री करने में भी बहुत आसानी होती है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर अकाउंट वाला आता तो भी करने में बहुत आसानी होती है। और उस समय तो जब मैंने कराया था ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी थी, बहुत कुछ चीजें नहीं पढ़ी थी, कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ा था। और अब तो आपने काफी कुछ पढ़ लिया, काफी कुछ देख लिया, तो अब शायद आपको समझने में ज्यादा आसानी हो इसे, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ आई विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये बैलेंस शीट हमारे पास थी गिवन, गिवन होती है बैलेंस शीट ऐसे करके, और लायबिलिटी साइड हमारे पास है यहाँ पर, और यहाँ सेट साइड है। इधर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट लिखा। अगर हमारा फुल फ्लेश क्वेश्चन है तो कैसे होगा वो देख लीजिए आप, क्योंकि अगर उसी बट अगर आपके पास सिर्फ रियलाइजेशन बनाने के लिए आया, तो पता है क्या गलती करते हैं लोग, देर आर मेनी आइटम जो रियलाइजेशन में जाते ही नहीं है। देर आर मेनी आइटम जो रियलाइजेशन में जाते नहीं, उनको हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में डाल के अपने रियलाइजेशन अकाउंट की ना फिर भद पीट देते हैं, यहाँ ऐसे करके। फिर हमारे पास जो बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी हमारे पास X, Y और Z मालूम है, मैक्सिमम इतने, चार वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो एग्जामिनर अगर खेलना चाहेगा आपकी भावनाओं के साथ तो चार रख देगा, अदरवाइज कोई सेंस बनता नहीं है। जो तीन पार्टनर में टी टेस्ट हो सकती है वो चार में भी हो जाती है, दो में भी हो जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसा करके, ठीक है? और यहाँ कैश या बैंक, दोनों में से कुछ बनाने के लिए बोला जाएगा आपको, ऐसा। और कभी कभी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने के लिए भी बोल देते हैं, वो किसी एक क्वेश्चन को कर लेंगे, पता चल जाएगा। ये आपकी पर्टिकुलर्स है, डेबिट साइड है, ये रुपीज पर्टिकुलर्स,
रुपीज, रुपीज, और यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड, ऐसा करके। यहाँ मैंने बोला ए, बी, सी और डी ग्रुप के आइटम, यहाँ हमने बोला ई, एफ, जी और एच ग्रुप के आइटम। ए ग्रुप के आइटम वो हैं जिन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलावा कहीं डाल ही नहीं सकते हैं, देयर इज नो चांस टू पुट देम एनीवेयर एल्स। ठीक है, कैसे कैसे? अपने नोट्स की तरफ एक बार नजर डालें जरा आप। क्या दिख रहा है, देखिए। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, है ना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, हटा दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर उसके अंदर कोई क्लेम ही ना हो तो सीधी सी बात है, बांट देना उसे फुल वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये अलग कैटेगरी में चले जाता है, फिर ये अलग कैटेगरी में चले जाएगा। अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन है तो अलग कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी बता रहा हूँ। तो ये ए ग्रुप के वो आइटम है जो सीधा सीधा कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। यानी कि ए ग्रुप के आइटम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस तरफ। अच्छा मुझे बताइए कि ए ग्रुप के आइटम अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में, यहाँ, यहाँ ए ग्रुप के आइटम। व्हाट शुड बी माय जनरल एंट्री? व्हाट शुड बी माय जनरल एंट्री? आइटम अकाउंट डेबिट, आइटम निकल जाएगा ना लायबिलिटी साइड से, तो आइटम डेबिट हो जाएगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, यानी कि इसकी जनरल एंट्री, ए ग्रुप की जनरल एंट्री क्या बनेगी आपके सामने, जनरल एंट्री ए ग्रुप की, तो वो बनेगी क्या, मैं बोलूँ तो, मतलब जैसे बैलेंस बीडी है उसके लिए तो कोई जनरल एंट्री बनती नहीं है। हाँ मतलब जैसे जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, कौन सी रेशो में भाई, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मतलब हम बोल रहे हैं इसको क्या, ओल्ड पीएसआर में, हमेशा ऐसे करके ये एंट्री बनती है फर्स्ट आइटम की। ठीक है, सेकंड ग्रुप का आइटम जो आप देखेंगे, व्हाट इज दैट आइटम, यहाँ देखिए। सेकंड ग्रुप में है पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या दिख रहा है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ये कौन सा लोन है, अच्छा पेज नंबर 8 पे बहुत डिटेल दे रखी है इसकी, बाद में पढ़ेंगे। ये वो लोन है जो फर्म ने पार्टनर से लिया था, इसको हम ऑर्डिनरी लायबिलिटी की तरह रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसे कोशिश करते हैं कि सीधा पे ऑफ कर दें। यानी कि इस आइटम को क्या करते हैं, सीधा पे ऑफ कर दें, यहाँ बी में सीधा पे ऑफ कर दें। अगर आप सीधा पे ऑफ करेंगे तो बी ग्रुप के आइटम की एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश या बैंक, ऐसे करके कर देते हैं entry। मतलब रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करते हैं। इसी वजह से, इसी रीजन से, जब हम पार्टनर्स के लोन को कम या ज्यादा पे पे करते हैं तो जो कम और ज्यादा होता है वो रियलाइजेशन में जाता है, बाकी सीधा कैश या बैंक में जाता है। तो पेज नंबर 8 पे जब हम पढ़ेंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट, आपने देखा होगा, कई सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे डिसोल्यूशन के चैप्टर में कि भाई पार्टनर्स का लोन था 10,000 रुपए का, इट इज पेड इन फुल सेटलमेंट बाय पेइंग 2,000 रुपीज या 8,000 रुपीज, तो 2,000 का फायदा नुकसान हो गया। तो आप बोलते हैं कि सर बाकी क्वेश्चन में तो आप बोलते हो कि रिलेशन के अंदर चीजें सेटल हो रही हैं, इसमें क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये रिलेशन में ट्रांसफर ही नहीं होता। भाई क्रेडिटर है, बीपी है, वो तो ट्रांसफर हो गया ना रिलेशन में। जब उसकी पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, रिलेशन टू कैश, रिलेशन टू बैंक करोगे ना। लेकिन ये तो रिलेशन में गया ही नहीं ना। इसके बारे में तो क्या है, रूल ऑफ थंब है कि आपको क्या करना है, इसे सीधा पे ऑफ करना है। तो जब मैं सीधा पे ऑफ करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी इसकी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बनेगी सीधी एंट्री। हाँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना उसको, कि अगर पार्टनर कोई इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, पार्टनर पार्टनर एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। लेकिन पार्टनर एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट बाय पेइंग कैश, तब तो कैश फ्लो रियलाइजेशन होगी एंट्री। उसे बेटा समझो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट का रिजोल्यूशन में कोई रिलेशन ही नहीं है, रिजोल्यूशन में कोई रिलेशन है। डेटर का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रिजोल्यूशन में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मतलब दे आर अनरिलेटेड आइटम, अंडरस्टैंड दिस। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। वट एवर मे बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वट एवर इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज, कम पे या ज्यादा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब अपेरेंटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं कैसे। सपोज ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, क्योंकि पॉइंट उठा लिया उसने, रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इधर
इधर इन्वेस्टमेंट यहाँ पड़ा है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट्स 10,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पड़ा है 6,000 का। करेक्ट। आपको पता है ऐसा करके मैंने क्या कर दिया? ऐसा करके देखो, डेबिट साइड शोज व्हाट, नेगेटिव साइड, क्रेडिट साइड शोज व्हाट, पॉजिटिव साइड। हम एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स को ऑलरेडी डेबिट साइड में डाल देते हैं, ये मान करके कुछ नहीं वसूल होगा। अब 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 10,000 के इन्वेस्टमेंट को अगर मैं बेच देता हूँ 4,000 रुपए में भी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बैंक लिखूंगा। ब्रैकेट में क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट्स कर दूंगा। कितने का? 4,000 का। तो बता, प्रॉफिट है लॉस दिख रहा है कुछ? क्या क्या हो रहा है बता? नहीं हो रहा ना लॉस। 10,000 ये पड़ा हुआ है, फ्लक्चुएशन फंड भी पड़ा हुआ है, और 4,000 ये भी पड़ा हुआ है, तो लॉस तो हो ही नहीं कुछ भी। इसीलिए फंड को उस तरफ डाला हुआ है। ये नहीं कि फंड में से पहले माइनस करके फिर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, वो तो हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते हैं। अब मान लो यही क्वेश्चन अगर हमारे पास कहाँ आ जाए, किसमें आ जाए? चेंज इन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए, तो फिर हम एंट्री थोड़ा अलग तरीके से करेंगे इसकी। अब आप बताइए मुझे, अगर यही इन्वेस्टमेंट 12,000 में बिक जाए तो बताओ क्या हुआ? तुम बोलोगे ना 10,000 ये था, और 2,000 का फायदा, 2,000 का फायदा थोड़ी हुआ, 6,000 क्या हमारे पास तो 8,000 का फायदा हुआ, ऐसा करके। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट क्या एक्सेस कैपिटल चली जाए लेके इन्वेस्टमेंट्स, तो भी क्या हुआ? देखो सिचुएशन तो वही रहेगी। इट हैज नो मीनिंग कि इन्वेस्टमेंट कितने का था, फंड कितने का था डिसोल्यूशन में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आपका क्रेडिट साइड में पड़ा रहता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में पड़ा रहता है। अगर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ मिल गया, ईश्वर की मेहरबानी, ना मिला तो कोई बात नहीं। अब मान लो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रियलाइज नथिंग, इन्वेस्टमेंट रियलाइज नथिंग, तो क्या करूंगा बताओ? 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, फंड ऑलरेडी था 6,000 का, तो नुकसान कितने का? 4 ही का तो हुआ। आपस में रिलेट करके नहीं दिखाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अच्छा अब यहाँ भी, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 16,000 का था, ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट 10,000 का, हम क्या करते थे? चेंज इन पीएसआर या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिकॉन्सिलिएशन में क्या एंट्री करते थे हम लोग? फंड में से माइनस करने का वैल्यू तब दिखाते थे। यहाँ नहीं कुछ करना मानी, यहाँ तो सीधा उठा के डंप कर दिया एक जगह पे बस। सिमिलरली मेरा डेटर कितने का है? मेरा डेटर 10,000 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? सपोज मेरा 4,000 का। अब मेरा डेटर के बदले में कितना आ गया? 12,000 आ गया। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अच्छा, जर्नल एंट्री करते समय पता है क्या होता है? डेटर से कितने के? 20,000 रुपए के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था कितने का? 5,000 का। और क्वेश्चन कहता है डेटर रियलाइज एट रुपीज 8,000। लोग प्रॉफिट, और फिर पूछते हैं, लोग गलत करना शुरू कर देते हैं। जैसे डेटर्स थे कितने के? 20,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था कितने का? 5,000 का। और लिखते हैं डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 20% डिस्काउंट। अब लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि 20,000 में से पहले 5,000 माइनस करो, कितना गया? 15,000 आ गया, फिर उसका 20% निकालो। अरे भाई नहीं होता ऐसा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर की वैल्यू में रिडक्शन नहीं है। इन डिसोल्यूशन दे आर अनरिलेटेड थिंग्स। कैसे? डाउटफुल डेट यहाँ पड़ा हुआ 5,000 का, जो मैंने भी बताया 5,000 का, और डेटर कितने के पड़े हैं यहाँ पर? 20,000 रुपए के। अब अगर डेटर 20% डिस्काउंट पे रियलाइज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? आई राइट बैंक यहाँ पर, ब्रैकेट में कर दूंगा डेटर, और 20,000 का 20% कितना हो गया? 4,000। आई राइट 16,000 यहाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई यूज हुआ? नहीं हुआ। इन टोटलिटी, इन टोटलिटी डेटर कितने के थे? 20 के थे, और आपके पास क्रेडिट साइड में कितना? 21। इन टोटलिटी में आपको 1,000 का फायदा हो रहा है। लेकिन एज फार एज पेमेंट इज कंसर्न, वो ग्रॉस वैल्यू पे ही जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने से पहले की जो वैल्यू थी, पैसा उसी के अगेंस्ट देखा जाएगा, कितना आया कितना नहीं आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में, एडमिशन में, चेंज इन पेशा, रिटायरमेंट, डेथ में फिर हम देख के चलते हैं कि भाई बेड डेट कितने के हुए, बेड डेट से डेटर करो, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बेड डेट करो, फिर जो बच जाएगा उसे रिवैल्यूएशन में डालो। यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी। यहाँ तो शरीर क्या हो रहा है? मर चुका है। यहाँ तो हमें क्या करना है? उसका फाइनल रिचुअल्स पूरे करने हैं, उसके साथ नहीं मिला सकते हैं आप। तो डिसोल्यूशन के जो कंसेप्ट हैं, वो बाकी के साथ नहीं चलते हैं बहुत सारी जगह। तो हम ट्रांसफर ट्रांसफर में थे, कोई डाउट है? क्या हो गया बताइए? पानी किसको चाहिए? मुझे?
तुम्हारे पड़ोस में बच्चा बैठा तो पानी ऐसे हाथ फैला के दे रही हो? उसे चाहिए नहीं पानी। आ जाइए, कोई बात नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा भारीपन फील करेंगे तो मैं ब्रेक नहीं दूंगा। ठीक है? आदत डालिए। ठीक है? वन ऑफ माई फ्रेंड, ही गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में था। बाई चांस मुझे भी देहरादून जाना हुआ, दैट टाइम आई वाज डूइंग माई एमकॉम फाइनल एंड आईसीडब्ल्यू फाइनल। तो आई मेड एन एंट्री इन टू द एकेडमी और चला गया अंदर जाके। तो अंदर जाके मिला उससे। वो पनिशमेंट में था, उसको 5 किलोमीटर की रनिंग थी उसको। मतलब अगर आप कोई भी छोटी बात, जैसे मान लो यू आर वॉकिंग, या आप साइकिल पे जा रहे हैं और आपका सीनियर कैडेट या कोई जेसीओ कोई भी अगर पैदल आ रहा है, तो आपको तुरंत अपनी साइकिल पे ब्रेक लगा के उतरना पड़ेगा और सावधानी की पोजीशन में जय हिंद साहब बोलना पड़ेगा। कह रहा भाई मैं रफ्तार से चला रहा था रेसिंग साइकिल अपनी, मेरे आगे से 3 ऑफिसर निकल गए। ठीक है? तो पहली पनिशमेंट में कितना हो गया, 5 किलोमीटर की रन मुझे देनी पड़ी थी। अच्छा, कर देख, एक बंदे से मिलवाता हूँ तुझे मैं। एक बंदे को मिलवाया उसने, वो फरीदाबाद का था। कह रहा जानते हैं इसको कितना मिनट की रनिंग करनी है? 105 किलोमीटर की। ही हैज डन टोटली 21 ऑफेंसेस। चार्ट भाई था हरियाणा का, फरीदाबाद का। मैंने कहा भाई क्यों, क्या कर रहा है? चलो भाई दौड़ने में मजा आता है। मैंने कहा ये, अरे कह रहा ये कुछ नहीं, कल को सलूट मारेंगे मुझे, इनके को सलूट क्यों मारूं मैं? हर एक ऑफेंस में 5 किलोमीटर की दौड़, वो भी किसके साथ पता है? आम से नामोनिशन के साथ। 22-25 किलो का थैला होता है, उसके साथ दौड़ना होता है। ठीक। और एक और मजेदार चीज बताई उसने कि एवरी वीकेंड दे हैव अ मिनी थिएटर देयर। पूरा थिएटर है जिसमें 500-400 लोग बैठ के पिक्चर देखते हैं। कह रहे वो दुनिया की सबसे बोरियत भरी फिल्में हमें दिखाई जाती हैं, रुदाली, अर्ध सत्य, ये सब। मैंने कहा, क्यों भाई? दे जस्ट टीच अस हाउ टू टॉलरेट अ बोरिंग पर्सन फॉर 3 आवर्स। अच्छा, स्विमिंग कंपलसरी, हॉर्स राइडिंग कंपलसरी। तो बोर्ड लगे हैं स्विमिंग पे जंप करने वाले, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर। अब कोई बंदा अगर 50 मीटर से डर रहा है तो उसे 100 मीटर से कूदवाएंगे। ठीक है? मैंने कहा अगर 100 मीटर से कूद, मतलब 100, मतलब ऐसा कुछ ऊंचाई पे था। मैंने कहा अगर ये 100 मीटर से भी डर जाए तो क्या करेंगे? कह रहा कुछ नहीं, फिर ऊपर ले आते हैं, पैराट्रूपिंग करवाते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसे चुपचाप कर जाओ। 50 मीटर बोले तो 50 मीटर के बोर्ड से कूद जाओ, 100 मीटर से कूद जाओ। ज्यादा चूचा करोगे तो फिर और ऊंचा ले जाएंगे भाई, ऑफिसर ही डरेगा तो क्या होगा? सो दे हैव दैट स्ट्रेटेजी। है ना? अब यहाँ तो मैं आपको कहीं से गुदवा नहीं सकता। तो इसलिए 3 घंटा 2 घंटा जो मुझे बेयर करना है, बेयर करिए। एंड एनरिच योर कंसेप्ट चाहिए, सोच वहां आएगी। चले, तो देखिए बी। बी का मतलब क्या हो गया? चला गया। इसीलिए बी यानी कि लोन जो होते हैं पार्टनर्स के, अगर 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 उन पे एडजस्टमेंट होगी, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे जैसे बाकी लाइबिलिटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये बाकी लाइबिलिटी से अलग है। बाकी लाइबिलिटी को पहले आप रियलाइजेशन में भेजते हैं, फिर उनका सेटलमेंट करते हैं। लेकिन इसे क्या करते हैं आप? इसे आप सीधा सीधा कहाँ भेजते हैं? कैश या बैंक पे भेजते हैं। एंड देन विद पर्सपेक्टिव ऑफ कैश या बैंक, तब आप उसकी एंट्री लेके चलते हैं। ठीक है जी? अच्छा, सी ग्रुप में आते हैं नकली लाइबिलिटीज। नकली लाइबिलिटीज का मतलब क्या? आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सी ग्रुप को देखिएगा क्या लिखा है। मैं वाई कंसिडर देम नकली लाइबिलिटीज, क्योंकि ये वो लाइबिलिटी होती है जिनके बदले में कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने देखा था ना, क्रेडिट साइड में डाला था। क्या इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने बना रखा है। ठीक है? और वो क्रेडिट साइड में पड़ा है, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं पड़नी पड़ेगी। ठीक है? तो देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये कौन से आइटम है? सी ग्रुप के आइटम है। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाते हैं। कहाँ जाएंगे ये? यहाँ रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में इधर जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन। है ना? प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे एंट्री बनेगी। इन्हें ट्रांसफर करना होता है सिर्फ, और छोड़ देना है। ये वो लाइबिलिटी है जिनके बदले में कोई पेमेंट नहीं करनी है आपने। नो पेमेंट इज सपोज टू बी मेड। क्यों करोगे पेमेंट? है ही नहीं कोई चक्कर। ठीक है? उसका ध्यान रखना है आपको। तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमारी क्वेश्चन में बोला ना कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ना हो तो आपको क्या करना है? उसे फुल वैल्यू पे पे ऑफ करना है। तो भाई ये वो लायबिलिटी है जिनके बदले में फुल वैल्यू पे कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। हैव यू एवर सीन कि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर किसी अगेंस्ट कोई पेमेंट कर रहे हैं? नहीं। ठीक है? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एडमिशन रिटायरमेंट में तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाता है।
है ना। आप यहाँ क्यों नहीं डाल रहे? अरे यहाँ हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाला, इट विल बी पार्ट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट, बाद में पार्टनर्स में चला ही जाएगा। काउंटिंग में कोई गलती नहीं होगी बस आपकी, है ना, ऐसा करके चलें। हाँ बोला ना मैंने, इसलिए तो बोला कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपको एडजस्टमेंट के रेफरेंस में करना है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बांट दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो बांट दीजिए, फिर तो क्लियर है ना वो तो। लेकिन अगर इनके अगेंस्ट कोई क्लेम आ गया तो फिर आपको क्या करना है, उसे उस तरफ डालना है और क्लेम का सेटलमेंट बाद में करना है। इसलिए हमने ऐसा बोला। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस अभी हैं, आगे आएंगे, आएंगे, है ना। क्लेम ज्यादा हो गया, क्लेम कम हो गया, वो केसेस हैं, पेज नंबर 9-10 पे दिखेंगे आपको, आएंगे उस पे भी। ठीक है, और आगे चलें जरा सा। तो हाँ, वट एवर क्वेश्चन यू रेज दैट आंसर इज देयर इन द नोट्स। सी, डी ग्रुप में है अब ऑर्डिनरी लाइबिलिटीज। डी ग्रुप में क्या है, सारी ऑर्डिनरी लाइबिलिटी। इन्हें हम सीधा सीधा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ डी ग्रुप। ये जो है आपका, इट इज लाइक एन ऑक्शन टेबल। मतलब आप नीलामी के लिए आपने एक टेबल सजा रखी है, वहां अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी रख रहे हैं। तो देखें, ये कहाँ की कहानी थी आपके पास, डी ग्रुप में। डी ग्रुप में क्या आ गया, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो प्योर लायबिलिटी है, इसे उसकी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक का लोन है, लोन क्रेडिट है, पार्टनर का लोन नहीं, पार्टनर की वाइफ का लोन, पार्टनर के पति का लोन, बोलो। हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जब आपकी फर्म बंद हो रही है तो एम्प्लॉय का पैसा तो आपको वापस करना है। याद करो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में भी देखा था आपने, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेबल भी देखा था आपने। वो करंट लायबिलिटी था, वो नॉन करंट लायबिलिटी था। तो ये मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम मिसेज ए। अगर मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी पार्टनर हैं तो मिस्टर ए का लोन, मिस्टर बी का लोन थर्ड पार्टी लोन कहलाएगा। इसका ध्यान रखना क्वेश्चन में। अगर ए बी सी पार्टनर हैं और मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी का लोन दे रखा है तो वो आपका ऑर्डिनरी थर्ड पार्टी लोन है। लेकिन अगर पार्टनर का लोन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कोई भी आइटम जो एबीसी ग्रुप में नहीं आया इसे कहाँ डालते हैं, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डालते हैं। आपकी एंट्री क्या बनती है, सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन खत्म, ऐसा करके चलते हैं। ये आइटम ट्रांसफर हुए आपके, और चले। अब आपने देखा कि लायबिलिटी के सारे तीर राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, तो ये रूल ऑफ थंब है, लायबिलिटी का कोई आइटम डेबिट साइड में जा ही नहीं सकता। मैं देखता हूँ बच्चे जाहिलपना दिखाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, जबरदस्ती डेबिट में डाल रहे हैं, जा ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं हाँ हम डालेंगे, जाहिल बनेंगे, ऐसा करते हैं वो लोग। तो ये सारे तीर देख रहे हैं किस तरफ चल रहे हैं, क्रेडिट साइड की तरफ चल रहे हैं। या तो बैलेंस बीडी की फॉर्म में दिखेगा, या पार्टनर लोन की फॉर्म में दिखेगा, या फिर कहाँ जाएगा, रिलेशन में जाएगा। तो ट्रांसफर में अगर आप गलती करते हैं तो मतलब मेरा 22 से, हाँ क्रॉस ट्रांसफर ही तो है, 20-22 साल 23 साल पढ़ाना मेरा क्या हो जाता है, पानी में चला जाता है जब मैं देखता हूँ बच्चा को गलती करते हुए। सो प्लीज ये नहीं करना है। क्या अनन्या, बोलो। मेरे से पूछो ना, पड़ोसन अभी उतनी अनभिज्ञ है अभी। अब ये आ जाएंगे ई। ई ग्रुप में देखिए क्या आइटम हमने लिखे हैं। आपको कैटेगराइज नहीं करना है कि भाई ये ई है, ये एफ है, कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ ट्रांसफर करना है। व्हाट इज दैट, देखिए जरा यहाँ क्या लिखा है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। भाई सीधी सी बात है, तो बैलेंस बीडी बन के जाएगा यहाँ पर, ई, बैलेंस बीडी बन के जाएगा ना, कैश इन एंड कैश एट बैंक। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों दे रखा है और आपसे बोला कैश अकाउंट बनाइए, तो कैश को लिखेंगे बैलेंस बीडी और बैंक को डेबिट साइड में डाल देंगे उसी के। अगर आपसे बोला कैश या बैंक दोनों दे रखा है और आपसे बोला है कि कैश अकाउंट बनाइए, कैश को डेबिट साइड में बैलेंस बीडी लिखेंगे और बैंक से पैसा निकालकर कैश अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि कैश भी बनाएंगे बैंक भी बनाएंगे, फिर आपको लगे कि यार मैं पैसा कहाँ डालूं। सो यू हैव टू मेंटेन ओनली वन अकाउंट, इसके बारे में क्वेश्चन बोलता है। अच्छा, कई बार कैश एंड बैंक दोनों दे रखा होता है, कोई बात नहीं, फिर तो एक ही अकाउंट बनेगा, फिर तो बैलेंस भी बन के चलेगा। ठीक है, तो जो ये आइटम था ई ग्रुप का, ये कहाँ चला गया, सीधा सीधा आपका देखा आपने, यहाँ बैलेंस बीडी बोल के चला गया। अब आ जाते हैं कौन से आइटम, सी है, बोलिए। बेटा क्लेम मैं बताऊंगा ना बाद में आपको भी। डब्ल्यू डब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अभी मैंने वो पढ़ाया कहाँ है पूरा, अभी तो मैंने सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर बताया। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखना है, अपने नोट्स का पेज खोलिए जरा, नोट्स का पेज नंबर है आपका
पेज नंबर 8 पे दे रखा है, सारा सारा डिटेल दे रखी है। क्लेम बराबर है, क्लेम ज्यादा है, क्लेम कम है, एवरीथिंग इज मेंशन। हाँ, वो तो दिया मैंने आपको, लिखा है सारा। सुनो, फिर मैं बोल रहा हूँ मैंने एंट्री के साथ तरक, लेकिन तुम बोल रहे थे देखो, बच्चे का डाउट है कि ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, और यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 50,000 रुपये का, ऐसे दे रखा है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। अब आप क्या चाह रही हो? एडजस्टमेंट में लिखा है कुछ? क्लेम फॉर कंपनसेशन इज, मैं बोल दूं 30,000 और 20,000, ऐसे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे पेज नंबर 8 पे डिटेल है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री बनाता हूँ, तो क्या एंट्री बनाऊंगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 से, जितने का क्लेम है उतने को क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन 20,000 का। और जो बच जाएगा वो एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, मान लो तीन पार्टनर है, और जेड्स कैपिटल, क्या रेशो है, 1:1:1 की रेशो है, तो 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ चला गया, ऐसे करके, ठीक है। फिर एक एंट्री और बनती है, ये जो है ये वाला कहाँ गया वो, ये रियलाइजेशन जो है ये वाला, इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से, 20,000 से, 20,000 से। दिस इज हाउ इट गोस। अब तुम्हारा क्या डाउट है? अब बना लेते हैं लोग। अब हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, बना लिया, तो क्या किया आपने, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रुक जाए यार, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ कितने का रखा, 20,000 का रखा, क्योंकि 20,000 का क्लेम था। बाकी का क्या किया, बाकी को बांट दिया। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल के आपने रखा, ठीक है, ये तो ये क्या था, ये बेसिकली क्लेम था ना, क्लेम। अब ये क्लेम है तो इसे पे भी करना पड़ेगा, तो चाहे क्वेश्चन में कुछ बोला ना हो, तो भी हम क्या करेंगे, बैंक करके क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल के कितना कर देंगे, 20,000 ट्रांसफर कर देंगे। वही बताया हुआ पेज नंबर 8। हाँ, उसके साथ इसलिए रखा है, देखो, हाँ वो बात, हाँ ये वैलिड पॉइंट। हमने बोला कि देखो, इस बच्चे का डाउट क्या है कि सी ग्रुप के आइटम थे ना, वहां रखा हुआ है उसको, सी ग्रुप के आइटम की तरह ट्रांसफर करके रखा हुआ ना ऊपर, कि देखो ये रहा, आई गॉट इट। पेज कौन से वाले पेज पे चलिए अपना, पेज नंबर जिसमें, हाँ ये वाले पेज पे चलिए। ये रिलेशन की क्रेडिट साइड में डाल दिया, डाला ना? तो बेटा ये तो मैंने ट्रांसफर सिखाया ना सिर्फ, इसका ट्रीटमेंट कहाँ सिखाया है अभी? अभी मैं कौन से स्टेज पे हूँ? सिर्फ ट्रांसफर करना सीख रहे थे ना, ट्रांसफर करने के नाम पे तुमने कर दिया ट्रांसफर उसको, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है? वर्कमैन कंपोजिशन प्लेट का ट्रीटमेंट जो है ना, वो हमने पेज नंबर 8 पे दे रखा है, उसका ट्रीटमेंट, कि अगर क्लेम पे करना पड़ गया, क्लेम ज्यादा करना पड़े कम, वो तो पेज नंबर 8 पे दिया है ना। अभी तुम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं कि वेर यू हैव टू ट्रांसफर, क्लेम अभी कुछ नहीं है, क्लेम की कोई बात नहीं आई, ठीक है। कैन आई प्रोसीड फर्दर? अब आ जाइए आप कौन से एफ ग्रुप के आइटम पे। एफ ग्रुप का आइटम देखिए क्या दे रखा है। सिर्फ ट्रांसफर में टाइम लगना है, बाकी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। नहीं नहीं, वो तो, हाँ, ये, हाँ ये, हाँ वो क्लेम का अमाउंट ही है। हाँ ये रहा, ये एंट्री यहाँ है, और पे ऑफ करने की एंट्री यहाँ है। नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो पे करना ही है। हाँ हमने सी ग्रुप में तो, सी ग्रुप में, हाँ तो वही तो बोला ना मैंने, कि अगर क्लेम अगर उसके है, तो क्लेम के जो डिटेल डिस्कशन है वो तो पेज नंबर 8 पे करे ना हमने। अभी नहीं करा, अभी तो सिर्फ ट्रांसफर की बात करी है। और ट्रांसफर भी मैंने, इसीलिए तो मैं ट्रांसफर में क्या रेस्ट्रिक्शन डाला, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर कोई क्लेम नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट के छुट्टी कर दीजिए उसकी, वो ऊपर चला गया ए ग्रुप के आइटम की तरह। अगर क्लेम है, 100% क्लेम है, 50% क्लेम है, 20% क्लेम है, तो जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर करना है, पूरा नहीं ट्रांसफर करना।
ठीक है। इनफैक्ट वो यहाँ लिखा ना क्लेम वाला पार्ट, इस पर लिख लीजिए रेफर पेज नंबर 8, से ज्यादा आसानी रहती। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात करें ना जहाँ पर, वहां लिख दीजिए आप रेफर क्लेम, रेफर पेज नंबर 8। उससे क्या होगा, जब आप पेज नंबर 8 देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेटलमेंट कैसे करना है। इज इट क्लियर? तो अपने नोट्स में वहां लिख दीजिए रेफर पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 को देखेंगे। और अब कुछ नहीं, हम वाइंडिंग अप की फेज में हैं अभी। एफ ग्रुप में जो आइटम दिख रहे हैं आपको, ये कौन से आइटम है? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे, मतलब वसूली करेंगे उनसे, सीधी सी बात है। तो इन्हें हम कहाँ डालते हैं? इधर डेबिट साइड में, इधर डेबिट साइड में, एफ। और जी में क्या है? पार्टनर्स का लोन है। वो लोन जो हमने क्या करा, पार्टनर्स को दिया है, उसको भी क्या कर लेंगे? वसूली कर लेंगे यहाँ पर, सीधा 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 वसूल कर लेंगे, जब तक उस पर क्वेश्चन ना बोला जाए। वी कैन रिकवर इट डायरेक्टली। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में कुछ ऑथर ने क्या किया पता है? अगर पार्टनर से लेना बनता था, जो पार्टनर को हमने लोन दिया उसका हिसाब किताब सेटल करके कर रहे हैं, लेकिन आई विल एडवाइज यू इंडिपेंडेंटली ट्रीट करिए उसको। और ये है लूज लायबिलिटी, जो कहाँ जाएंगी? रिलेशन के डेबिट साइड में जाएंगी। तो आपने देखा एसेट्स के सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं? डेबिट साइड में चल रहे हैं। तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। लायबिलिटी साइड सारा राइट हैंड साइड जाएगी, या तो वो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगी, या कैश या बैंक के क्रेडिट में जाएगी, या फिर रिलेशन के क्रेडिट में। और एसेट साइड के सारे आइटम किस तरफ ट्रांसफर होंगे? डेबिट में। या तो किसके? रिलेशन के डेबिट में, या कैपिटल के डेबिट में, या कैश या बैंक के डेबिट में। क्रॉस ट्रांसफर होना, सी सी बात है। ठीक है। नंदनी, पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, हो गया। अब ये जो बोझिल भरा काम था ये खत्म हुआ। अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन करेंगे, है ना? जिसमें रिलेशन बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, कैश या बैंक बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए बड़ा सा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, फटाफट से बड़ा क्वेश्चन उठा लीजिए। बेटा सुन लीजिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू, कुछ बेसिक चीजें और सीख लीजिए। अगर लिखा है कोई एसेट्स बेच दी, और सन्ड्री एसेट्स, सुनना, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी आपकी? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ऐसे। और क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे करना। नंबर 2, ट्रांसफर कर दिया। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि सन्ड्री एसेट्स रियलाइज हो गए, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश, मतलब क्या? सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश या बैंक डेबिट टू, तो सन्ड्री एसेट्स ना, ना, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बनेगी, प्लीज अंडरस्टैंड। और क्या बोलेंगे? सन्ड्री एसेट्स इज रियलाइज्ड। नंबर 3, सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। बातें ना करें पीछे, आवाज कम थोड़ी। सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, पार्टनर लेके चला गया। तो कैश बैंक की जगह क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और क्या बोलेंगे? सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, ऐसे। नंबर 4, अगर यही सन्ड्री एसेट्स कोई पार्टनर ले जाए, कैश में ले जाए, तो क्या करेंगे? सन्ड्री एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर इन कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक डेबिट टू, टू क्या? रियलाइजेशन। तब पार्टनर से वसूली नहीं करेंगे, है ना? पता चला कि तब भी पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, अरे पार्टनर पैसा दे रहा है आपको, तो जब पार्टनर पैसा नहीं देता तब कैसी एंट्री करते हैं? तो क्या बनेंगे हम लोग? सन्ड्री एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर इन कैश, ऐसे करके एंट्री, ये।
दिस इज हाउ इट इज डन। नंबर 5, तो जर्नल एंट्री अकाउंट बनाते समय इन गलतियों का ध्यान रखना है आपने, ये गलतियां नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 5 कि सन्ड्री एसेट्स सेटल्ड अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इन फुल, तो उसकी नो एंट्री बनती है। क्या बनती है? कोई एंट्री नहीं बनानी उसकी। कोई क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट फुली सेटल हो गए, ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं करनी है आपने, ठीक है। इसको मैं आगे थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस कर लूंगा अभी। नंबर नेक्स्ट, सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री बनेगी रियलाइज सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, ऐसे करना है। नंबर 7, सन्ड्री लायबिलिटीज वर पेड ऑफ, पे कर दिया आपने लायबिलिटीज। रूटीन क्वेश्चन में एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू कैश या बैंक। यहाँ नहीं करेंगे ऐसा। क्या करेंगे एंट्री? क्या करेंगे एंट्री अगर लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो? लायबिलिटी टू कैश या बैंक करना होता है ना, वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। सो विल राइट दिस, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने रुपए से, जो भी अमाउंट होगा। सन्ड्री लायबिलिटीज वर पेड ऑफ या सेटल। नंबर 8, सन्ड्री लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय अ पार्टनर, सन्ड्री लायबिलिटी सेटल्ड बाय अ पार्टनर। तब क्या करेंगे बताओ, क्या एंट्री करेंगे तिवारी बताइए? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। एवरीबडी इज ओके? अगर सन्ड्री लायबिलिटी पार्टनर सेटल कर रहा है, तो जहां कैश आता था वहां पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? सन्ड्री लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय अ पार्टनर। नंबर 9, सन्ड्री लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय अ पार्टनर, बाय अ पार्टनर इन कैश। बताइए क्या करना है, बोलो कौन करेगा एंट्री, बोलो, बोलो क्या एंट्री होगी? सन्ड्री लायबिलिटी सेटल्ड बाय पार्टनर इन कैश, टू कैश या टू कैश बैंक, ठीक है। गलत है, कोई एंट्री नहीं है, एंट्री यही बनेगी, ये वाली। अरे पार्टनर ने अगर लायबिलिटी कैश में पे कर दी, इसका मतलब पार्टनर ने पे किया, उसको तो बेनिफिट देना ही देना है। हाँ, एसेट्स में वो थोड़ा अलग करते थे, लायबिलिटी में देयर इज नो डिफरेंस। देखो बेटा, एसेट्स में क्या किया? सन्ड्री लायबिलिटीज टेक, सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अपने एंट्री क्या करी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर इन कैश, तो क्या एंट्री करी थी? कैश टू रियलाइजेशन। यहाँ बोला पार्टनर ने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने अगर कैश में पे कर दी, तो वही तो एंट्री बनेगी, अलग एंट्री थोड़ी बनेगी। पार्टनर पे करो तभी तो क्रेडिट कर रहे हैं उसको। डाउट लग रहा है ना? कोई डाउट? बताओ। और अकाउंट से थोड़ी जा रहा है। इफ पार्टनर इज पेइंग इन कैश एनी लायबिलिटी ऑफ फर्म, क्या वो कैश पे करे या पे करने का वादा करे, हम तो उसको क्रेडिट करेंगे ना। बोलिए। क्योंकि पार्टनर कहता है कि देखो बेटा समझना, एक पार्टनर कहता है डिसोल्यूशन हो रहा है, भाई ये सोफा अच्छा है, इसे मैं ले जाऊंगा। हमने कहा ले जाओ। अब हम क्या करें, उसे कैश थोड़ी लेंगे, उससे उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब एक पार्टनर आपके पास आता है, कहता है कि सोफा ले जा रहा हूँ मैं, क्या कीमत रखी है? हमने कहा नीलामी में तो 20,000 का रखा है। कह रहा 18 में मुझे दे दो। हमने कहा ले लो। वो 18,000 में कैश दे के चला गया। अगर हमें कैश दे के चला गया, तो भाई क्यों पेनलाइज करूंगा उसको दोबारा से मैं? यू अंडरस्टैंड? अगर पार्टनर को हम डेबिट करें तो उसका मतलब पार्टनर को पेनलाइज कर रहे हैं। लेकिन इफ समबडी इज पेइंग यू इन कैश, तो क्यों पेनलाइज करोगे उसको भाई? नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखना है।
अब आपके सामने ये एंट्री ट्रांसफर करने की हो गई, ठीक है। ट्रांसफर करने की और लायबिलिटी का सेटल करने की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इतनी एंट्रियां बेसिकली आपको चाहिए होती हैं। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, अब वो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर बोलो। बोलो। वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आएंगे, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, एक सीरीज सी एंट्री कर लेते हैं, नंबर 9। वो देखिएगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आएंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे आप। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। ऐसा कर देंगे एंट्री नंबर 10, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। और अगर लिखा हुआ है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड या टू बी पेड बाय अ पार्टनर, ठीक है। या सीधा सीधा पेड बाय अ पार्टनर कर दीजिए, पेड बाय अ पार्टनर। तो आपको क्या एंट्री करनी है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर। ऐसे कर दिया, है ना। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए क्या, नंबर 11, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर एंड बॉर्न बाय अ पार्टनर। मतलब वही पे कर रहा है, वही बेयर कर रहा है। पार्टनर पे कर रहा है और पार्टनर ही बेयर कर रहा है, उसकी फिर नो एंट्री होती है। पार्टनर ने बोला मैं पे करूंगा, मैं ही बेयर करूंगा, तो हम आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, देन नो एंट्री। सो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ इतना ही आने वाला है। जब हम जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी केसेस हैं, उसके डिस्कस करेंगे फिर उसको। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी नाउ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 इलस्ट्रेशन, पेज नंबर आपका 7.39 है। रियलाइजेशन का बड़ा सा फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट और कैशियर बैंक। अब आप सामने देख लीजिए, आपके क्वेश्चन है, विजिबल है सबको ये। सन्ड्री, आपने बोला क्वेश्चन में ए बी थे 31 मार्च 2024 को 3:2 की रेशो में बांटते थे। खूब सारे एसेट्स के आइटम है, खूब सारे किसके आइटम आपके पास हैं, लैब। पहले इन्हें ट्रांसफर करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम मिसेज ए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो नीचे क्लेम देखेंगे कितना है, क्लेम दिख रहा है नीचे। नहीं है तो क्या करना है, इसे बांट देना, सी सी बात है। बैंक लोन, लोन बाय बी, जनरल रिजर्व। चलिए एक एक करके बताइए मुझे। सबसे पहले आ जाइए सन्ड्री क्रेडिटर, कहाँ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू बताइए प्लीज, टेल मी द वैल्यू। 1,05,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। लोन बाय मिसेज ए कितने का, 25,000। अगला आइटम बोलिए ना। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या केस, अभी कोई बच्चा बोला था ना मुझसे, कौन बोला था, वर्कमैन कम, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है, नहीं है। नहीं है तो मुझे बताइए, बैलेंस बीडी कितना है आपके कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस बीडी, समबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द बैलेंस बीडी। 30,000 और 40,000, ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ लिख दिया क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3:2 की रेशो में कितने का रिजर्व था बताइए, टेल मी द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ, बांटो कितना कितना आया, 4,800 एंड 3,200, ऐसे ट्रांसफर हो गया। अगले आइटम पे चलिए। नेक्स्ट आइटम क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन तो यहीं जाएगा, बैंक लोन। अगला आइटम बताइए, बैंक लोन की वैल्यू। अगला आइटम बोलिए, नहीं नहीं, लाइबिलिटी की आइटम बोलिए ना। बेटा लोन बाय बी लिखा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, क्या लिखा है। हाँ, अब दोनों सुनो देखो, बी स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000, 4 रुपीज 6,000 अगेंस्ट हिज लोन, ठीक है। या तो इसे अभी हैंडल कर लेते हैं या फिर उससे स्टार लगा के छोड़ देते हैं। पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको छोड़ रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अगर कुछ ना बोला तो मैं क्या करता, सीधा बैंक बैंक के पे कर देता ना। अभी मैं इसे पे नहीं करूंगा, इस पे स्टार लगा दीजिए।
छोड़ना, अच्छा अभी टच नहीं करेंगे इसको, बाद में टच करते हैं क्योंकि ट्रांसफर करते हैं पहले। जनरल रिजर्व बांट दिया, बैंक लोन, ए कैपिटल, लाइबिलिटी साइड खाली हो चुकी है, लाइबिलिटी साइड खाली हो चुकी है, बोलिए। यश, जनरल रिजर्व नहीं बांटा, अच्छा नहीं बांटा। कितने का जनरल रिजर्व है? 27,000, बांट दीजिए। जनरल रिजर्व बांटिए, कितने का आएगा? 16,200 और 10,800, बांट दिया इसको, हो गया, बट गया, बराबर चला गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए एसेट साइड के आइटम उठा लेते हैं आप। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस बीरी बोलकर डाल दीजिए। बैलेंस बीरी बताइए कितना है? कैश एट बैंक का बैलेंस बताओ भाई। 9,500। नेक्स्ट आइटम क्या है? स्टॉक, स्टॉक यहाँ लिखा जाएगा। कितने का स्टॉक बताइए? 30,000 का। अगला आइटम बोलिए। नेक्स्ट आइटम, डेटर्स। डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू रखनी है। डेटर्स ग्रॉस वैल्यू कितनी है? ग्रॉस वैल्यू 75,500। 55,500। और इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? 1,000 का। लोग पता क्या करते हैं? प्रोविजन माइनस करने के बाद की वैल्यू रखते हैं, ये नहीं रखना आपने। इज इट फाइन? 55,500 ग्रॉस वैल्यू है और प्रोविजन उधर रख दिया। अगला आइटम बोलिए। फिर अगला आइटम बोलो। इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो नहीं है ना? इतने का इन्वेस्टमेंट्स। अगला आइटम बोलिए। प्लांट एंड मशीनरी, जो भी एडजस्टमेंट होगा बाद में देखेंगे। कितने की? अगला आइटम, बिल्डिंग, कितने की? 61,000 की। अगला आइटम, बस ठीक है। सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं। इस पर कोई डाउट किसी का? कहीं डाउट लगेगा तो उस टेबल को देख लेना, दैट विल हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है जी। अब हम एक एक एडजस्टमेंट उठाएंगे। पहले यहां तक कर लीजिए। ट्रांसफर, ट्रांसफर करने में एनीबडी इज फीलिंग एनी प्रॉब्लम, फेसिंग एनी प्रॉब्लम? ट्रांसफर जाएंगे तो फर्स्ट आइटम इज व्हाट? ए was to pay loan by Mrs. A and took half of the investment as 10% discount। आ जाओ जी। ए ने क्या ले लिया? अच्छा पहले दोबारा पढ़ो, क्या लिखा ए? हाँ, ए ने मिसेस, अब सुनो, ए वाज टू पे या ए पेड, दोनों का मतलब एक ही है। रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पीएसआर में अलग मीनिंग होता। हाँ, लेकिन ये डिसोल्यूशन है। ए, ए क्या कर रहा है? ये लोन बाय मिसेस ए है, इधर पड़ा है। इसकी पेमेंट या जो भी होगी इस तरफ होगी। किस नाम से होगी? एज कैपिटल में। क्या? मिसेस एज लोन, कितने का? 25,000 का। तो आप देख रहे हैं, 30-25 था, 24 देता, 27 देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रॉफिट लॉस को बॉदर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप जरा एक और चीज समझिए। अगर ए का लोन यहाँ डेबिट में है तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, डायगनली क्रेडिट साइड में, यहाँ। ए क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? मिसेज एज लोन, कितने का? 25,000 का। इज दैट ओके विद एवरीबडी? पहले, पहले आप देखेंगे कि ये लायबिलिटी कहाँ बैठी है। लायबिलिटी इज ऑन क्रेडिट साइड, उसके बदले में पेमेंट कहाँ होगी? डेबिट साइड में। अगर कैश होती, सो मत, कैश होती तो क्या करते? वहां ट्रांसफर करते डायरेक्टली कैश के क्रेडिट में। अब क्योंकि पार्टनर्स लोन आया तो पार्टनर्स कैपिटल आया तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में। इसका एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है? क्या लिखे गया? हाफ इन्वेस्टमेंट लिखे, कितने में? ठीक है जी। आओ ढूंढो इन्वेस्टमेंट कितने की? 60,000 की। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000 की। जरा देखें जरा, 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसका आधा 30,000 है और आधा कितना है? 30,000 है। गॉट इट? यही तो है। ये कौन लेके जा रहा है? ए। कितने में लेके जा रहा है? कितना परसेंट डिस्काउंट पे? 3,000। तो कितने में लेके जा रहा है? 27,000 में लेके जा रहा है। बचे हुए इन्वेस्टमेंट का भी ढूंढ लो, कहीं लिखा है कुछ तो। ये भी 10% डिस्काउंट में चली गई। कितना हो जाएगा? 27। अब आओ देखो कैसे करना है। यहाँ आ जाइए। इन्वेस्टमेंट इज ऑन दिस साइड,
तो इन्वेस्टमेंट के बदले में वसूली इस तरफ होगी, अपोजिट साइड वसूली होगी। कशिश देख लीजिए इधर, अपोजिट साइड वसूली, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट्स। कितने का? 27,000 का। और अगर ए का इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आया तो डायगनली कहाँ जाएगा वो? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स। ए के अकाउंट में कितना? 27,000। बचा हुआ इन्वेस्टमेंट बचाना भी, बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ लिखेंगे बैंक इन्वेस्टमेंट्स। कितने का? 27,000। छोड़ देंगे करके, क्योंकि दो तीन आइटम और भी बिकेंगे अभी, ऐसा करके छोड़ देंगे। क्या एडजस्टमेंट नंबर वन पूरी हुई? एडजस्टमेंट नंबर वन में किसी का कोई डाउट? सुकृति पड़ोसन, पड़ोसी इधर से, अनन्या, डॉक्टर गुलाटी, ठीक है। चलिए, आई होप मौली, आश, बाकी सब लोगों को पता चल गया होगा क्या किया। Yes, sir. बी टू स्टॉक बुक वैल्यू 5,000 फॉर रुपीज 6,000 अगेंस्ट हिज लोन। आ जाओ जी। बी भाई साहब ने क्या किया कि स्टॉक जो था, स्टॉक वो लेके चला गया। कौन लेके चला गया स्टॉक? बी। देखिए जरा क्या, बी स्टॉक लेके चला गया। और बी का लोन था ना, तो आप जानते हैं बी का लोन हमें पे ऑफ करना है। तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? ध्यान से देखिएगा जरा, हम बनाते हैं एंट्री, बी इज लोन डेबिट। कितने का बी का लोन था बताइए? व्हाट वाज द बी लोन? हाँ, 10,000। ये क्या लेके चला गया इसके बदले में? स्टॉक। कितने का स्टॉक? कितने का? हाँ, 6,000 का। तो बी इज लोन टू स्टॉक तो लिखूंगा नहीं मैं। कैन आई राइट स्टॉक? नहीं, इस जगह क्या लिखूंगा मैं? रियलाइजेशन। कितने का स्टॉक लेके गया? 6,000 का। बाकी बचे हुए के बारे में क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोला। देखो, फुल सेटलमेंट तो नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। टू बैंक, कितना? 4,000। फिनिश। बी का लोन डेबिट करना है, क्रेडिट करना है रियलाइजेशन, क्रेडिट करना है बैंक, है ना। 10,000 था, 6 के बदले में क्या हो गया? स्टॉक ले गया। अब देखो स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, देखिए इधर, ये रहा स्टॉक, ये रहा। थोड़ा नीचे जाके क्या लिखेंगे? बी इज लोन। बी का कैपिटल मत लिखना, क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट नहीं जा रहे। क्या लिखना है? लोन। तो लिखेंगे क्या? बी इज लोन करके स्टॉक। कितने का स्टॉक लेके गया ये? 6,000 का। ठीक है। और इस तरफ चले जाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? बी इज लोन स्टॉक। बी इज लोन, अच्छा सॉरी, स्टॉक नहीं लिखना, बी इज लोन। कितना पेमेंट कर रहे हैं आप? 4,000 की। अगर ऐसा कुछ ना दे रखा होता तो क्या करते? पूरा का पूरा बी का लोन कहाँ हो जाता? कैश बैंक से पेमेंट चली जाती। आई होप दिस पॉइंट इज ओके। 10,000 का लोन, 6,000 का क्या? स्टॉक। लोग एंट्री में पता क्या करते हैं? बी लोन डेबिट टू स्टॉक लिख देते हैं। मैंने बोला स्टॉक नहीं लिखना। स्टॉक बचा नहीं आपके पास, अब वो स्टॉक तो रियलाइजेशन में चला गया। नहीं, फुल में होता तो भी क्या करते हम? बी लोन टू रियलाइजेशन करते हैं। एनी लायबिलिटी इन फुल ना, ये लोन वाली लायबिलिटी अलग लायबिलिटी है। और सुनो, ये आएंगे पेज नंबर 8 पे, इसका भी हिसाब दे रखा है। अगर बी का लोन खुद सेटलमेंट में चला जाता तो क्या होता जानते हैं? ये भी रियलाइजेशन और ये भी रियलाइजेशन। ये तो स्टॉक के नाम का रियलाइजेशन, और ये गेन का नाम का रियलाइजेशन। 10,000 रुपए का लोन अगर हम 6,000 में फुल सेटल करते, फुल सेटल, तो 4,000 का फायदा होता ना। तो मैं क्या करता पता है? तब मैं लिखता यहाँ पर रियलाइजेशन, ब्रैकेट में करता गेन, ऐसे। फिर यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ जाता क्या लिखता? बी का लोन स्टॉक, और क्या लिखता? बीज लोन गेन 4,000, ऐसे करता। ऐसे केस कर रखे हैं मैंने, बाद में करेंगे। अभी तो क्या है, अभी ये नहीं आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू कम हियर। छोड़ दिया इसको, ठीक है। ये एंट्री भी नहीं आएगी, ऐसे हटा दिया। बी के लोन का सेटलमेंट हो गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सी द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है जी।
ए एन कहाँ लिखा है? ए एन बी एग्रीड दैट बी शैल यूज द फर्म्स नेम फॉर विच ही विल पे ₹40,000, है ना? कौन पे करेगा 40,000 रुपया? फर्म को पे करेगा या ए को पे, किसको पे करेगा? किसको पे करेगा? कैसे पे करेगा? एंट्री बताओ क्या होगी? गुडविल कहाँ से लिख दोगे? डिसोल्यूशन चल रहा है, डिसोल्यूशन गुडविल कहाँ से आएगी? भाई डिसोल्यूशन, शरीर अंत हो चुका, मर चुका है, कहाँ से डिसोल्यूशन आ गया बताओ? सुनो ध्यान से। अगर, ना प्लीज अंडरस्टैंड, अगर बी कोई ऑर्डिनरी एसेट्स होता तो क्या एंट्री करते? टू। हाँ, यही करते ना। अब बी क्या कर रहा है? फर्म की गुडविल ले, यार गुडविल है क्वेश्चन में? कहीं नहीं है। मतलब बी इज सिंपली एक्सेप्टिंग कि भाई मुझे नाम दे देना, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल तो यहाँ अनरिकॉर्डेड है, एक तरह से अनरिकॉर्डेड है। अब चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, रियलाइजेशन के थ्रू ही जाएगी। क्या होगा? रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, किसके थ्रू जाएगी? रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? यू विल राइट बी इज कैपिटल डेबिट, टू क्या करते हैं आप? रियलाइजेशन करते हैं। कितने से? 40,000 से, 40,000 से, ऐसे करते। हाँ बट क्या, वो हम लिख देंगे, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं क्या? 20 क्या, कैपिटल, ब्रैकेट में गुडविल लिख देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। कितने की? 40,000 रुपीज की। और सुनो, बी अगर क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा? बी अगर क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन, ब्रैकेट में गुडविल, कितने की? 40,000 की। ये एंट्री आपकी खत्म। ऐसे बनना था। बी फर्म की गुडविल ले गया, जो कि बुक्स में थी ही नहीं। इसका मतलब बी ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले ली। अब चाहे बी रिकॉर्डेड एसेट्स ले जाए चाहे अनरिकॉर्डेड ले जाए, क्या करना है आपने? एंट्री तो रियलाइजेशन के थ्रू ही करनी है। दिस इज डन। बी का कैपिटल क्रेडिट में हुआ और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में गया। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज कितने में? प्लांट एंड मशीनरी कितने में? 38,900। अगला आइटम, दूसरा बिल्डिंग कितने की? 120 की। और कुछ? एनीथिंग एल्स इज गिवन इन दैट एडजस्टमेंट? और एडजस्टमेंट देखिए क्या है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये लेके चला गया। यहाँ यहाँ एज कैपिटल, अच्छा कैश देके गया क्या? हाँ, तो एज कैपिटल, अनरिकॉर्डेड कार, कितने की लेके गया अनरिकॉर्डेड कार? 23,400। अरे बधाई। और सुनो, कलर वलर बाद में देख लेना, यहाँ देख लो पहले। और ये यहाँ आया तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा? कैपिटल के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड कार, एक ही अकाउंट में ना। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? अच्छा, यहाँ लिख देंगे बैंक। क्रेडिटर्स कितने के सेटल कर रहे हैं? वैल्यू कितनी आई? 500। अगला आइटम। हाँ, बैंक बोलकर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 1,700 के। और सुनो, ये तो मैं एक साथ करूंगा ना, बाकी लायबिलिटी इसको मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ इस तरफ। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 1,700 रुपए के। और आगे चलिए, नेक्स्ट। कोई एडजस्टमेंट बची है अब आपके पास? अब हम एक बार अपने रियलाइजेशन को चेक करेंगे और देखिए। हाँ, देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, और क्या बचा है? आओ जाओ देखिए। क्रेडिटर हो चुके हैं, लोन हो चुका है, बैंक लोन बचा है। बैंक लोन बचा है। किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोलें।
एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स छोड़कर। वर्कमैन कंपनसेशन को तो देना ही देना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लोन। लोन कितने का? फुल वैल्यू पे लोन 50,000 का। और अगर कोई एसेट्स जो टेंजिबल है, कौन सी एसेट बची है आपके पास बताओ? डेटर, ठीक है, उसको उसी कैटेगरी में मानेंगे। डेटर इंटेंजिबल होती तो जीरो, कुछ नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चाटा। डेटर फुल वैल्यू पे डेटर कितना? 55,500 ऐसे। सर हाँ जी। सर बाकी का जो स्टॉक है उसे भी तो रियलाइज करेंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, बाकी मैं इसलिए बोला कि बाकी कुछ बचा ही नहीं बचा। हाँ तो छूट गया ना स्टॉक को अभी। कहाँ हुआ? अरे बी ने कितने का स्टॉक लिया था? छह। स्टॉक कितने का बचा है? सुनो, 30,000 का स्टॉक था, उसमें से पांच का छह में ले गया ना। पांच का छह में तो बचा 25,000 ना। कुछ नहीं बोला जाए तो क्या करेंगे? स्टॉक कितने का? 25,000 का। ये समझ में आया 25,000 कैसे आया? 30 के स्टॉक में से पांच का स्टॉक छह में ले गया था, तो पांच बाकी का 25 बच गया। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? ये टोटल कर लीजिए। 144,500। ये टोटल कर लीजिए कितना आता है? 266,400। यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आ सकता था। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। ये बैंक जो है, डेबिट में तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिख देंगे? बैंक। सन्ड्री लायबिलिटीज लिख दूंगा। कितने की? 144,500 की। और ये वाला, ये वाला डेबिट में, सॉरी बैंक नहीं बोलूंगा, रियलाइजेशन बोलूंगा। सॉरी, रियलाइजेशन। और यहाँ भी रियलाइजेशन। सन्ड्री एसेट्स बताइए कितने का? 144, 266, कितना? 266,400। अब अभी अभी तो पूरा नहीं करना है इसको, पर चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए जरा, क्या आ रहा है? टोटल करिए टोटल। प्रॉफिट है या लॉस दिख रहा है पहले बता। हाँ ये कितना हुआ? कितना? 543,800। इधर वाला, इधर प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको? ए कैपिटल और बी कैपिटल में। बांटो भाई, कितना कितना आया? वो आंसर देख के दिख रहा है ना? हाँ। अभी भी ये हालत भाई। डिफरेंस बताइए कितना? क्या? 660। ऐसे कहाँ डालेंगे? इस तरफ, इस तरफ रियलाइजेशन। प्रॉफिट या गेन कितना हो जाएगा बताइए ये? 51,660 और 34,440। टोटल करो इनका, कितना कितना आता है? कौन सा ये? और 88,440। 88,440 और 127,660। बैंक बोलकर बैंक, ये फाइनल पेमेंट होती है। क्या होती है ये? फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट होती है ये। कितना? 77,260, 48,440। अब ये, अब ये बैंक इधर आया तो कहाँ डायगनली ट्रांसफर होगा? डेबिट में बैंक आया तो कहाँ जाएगा? अपोजिट। यहाँ इधर क्या बोलेंगे? एज कैपिटल और बीस कैपिटल। कितना कितना? 77,260 और 48,440। टोटल करो भाई, कितना आया? टोटल टोटल। ये पक्का से? और व्हाट अबाउट दिस? पक्का ना? ये पता आंसर देख के कर रहे हैं।
हाँ आंसर, टाइम नहीं है बच्चों के पास। हाँ अब बताओ क्या है, क्या डाउट है, बोले बस। बस तो हाईवे पे मिलेगी। ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन पूरा। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव डन इट। इस पर किसी का कोई डाउट? आपके एग्जाम में ये पूरा पूछा जा सकता है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का, पूरा पूछते हैं। बाकी चीजों को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। डू वट एवर बीन आस्क टू डू, ये नहीं कि मुझे आता है मैं और दिखा दूंगा, कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब होगा। ठीक है। चलिए, अब जस्ट थोड़ा आगे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके सामने है। माइकल जैक्सन एंड जॉन पार्टनर्स थे, 3:1:1 की रेशो में 2017 को डिसॉल्व करना शुरू किया। आपके पास लायबिलिटी, आपके पास एसेट्स हैं, एंड देयर आर 4 एडजस्टमेंट्स। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, 6 मिनट में होना, 6 × 2, 12 मिनट्स में आपको करना है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने ये रहा। पहले ट्रांसफर ट्रांसफर कर लेते हैं भाई, सारा अकाउंट आपके सामने बने हुए हैं। क्रेडिटर है, लोन है, कैपिटल है, सब है आपके पास। ठीक है, चलो ले लेते हैं। जरा बताइए मुझे ट्रांसफर करना, बोलिए वैल्यू बताइए। क्रेडिटर्स कितने के? 11,500 का, ठीक है। 11,500, उसके बाद अगला आइटम लोन, कितने का? हाँ, 3,500। उसके बाद अगला आइटम क्या है? डाउटफुल डेट्स, कितने का? अगला आइटम बोलिए, इस तरफ, कितने के? 48,400। अगला, स्टॉक इन ट्रेड कितने का? 16। अगला आइटम, फर्नीचर, हाँ। अगला आइटम, सन्ड्री एसेट्स, हाँ, 34,000। अगला आइटम, खत्म। ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया, एक बार देख लेते हैं कि सारे आइटम ट्रांसफर करे हैं या नहीं करे हैं। सो हियर इज द आइटम, स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। माइकल वॉज टेक ओवर फर्नीचर। अब एक एक करके मुझे आइटम बताते चलिए, क्या हुआ, माइकल ने क्या किया सबसे पहले? माइकल्स कैपिटल, क्या लिख दिया ब्रैकेट में? फर्नीचर, कितने का लिया? कितना फर्नीचर? पूरा 2,600, ठीक है। माइकल इज ऑन विच साइड? किस साइड है? हाँ, तो यहाँ बैलेंस बीडी बताइए कितना है, बैलेंस बीडी बताइए। 50,000। और चलो, अब बोलिए क्या था नेक्स्ट। अब माइकल माइकल डेटर भी लिया है, चाहिए। फर्नीचर कितने का लिया है? 2,600 का। और क्या लिया, डेटर भी? कितने का? 34। पक्का से? कोई बचाओ डेटर तो नहीं है? अब वो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, बचे हुए का। इसका पूरा कर लेते हैं पहले, कितना हो गया? 37,000 इसका हो गया यहाँ पर। माइकल के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, लिखेंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या आप? फर्नीचर एंड डेटर्स। माइकल के अकाउंट में लिख दीजिए 37,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? इसने, माइकल ने, इस तरफ चले जाएंगे, माइकल्स अकाउंट, ब्रैकेट में। और तो कुछ नहीं करा क्रेडिटर के नाम पे, उसके अलावा क्रेडिटर कितने के? 10,000। तो यहाँ इस तरफ रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स, माइकल के नाम पे 10,000 का। अगला आइटम बोलिए नेक्स्ट। जैक्सन ने लिया, जैक्सन ने, यहाँ जैक्सन्स अकाउंट, क्या क्या लिया इसने? स्टॉक, कितने का ले गया? और और क्या लेके चला गया? सन्ड्री एसेट्स, कितने की लेके गया? 800। और तो कुछ नहीं लिया इसने? 42। जैक्सन के अकाउंट में जाएंगे क्या, जैक्सन कैपिटल अकाउंट, यहाँ रियलाइजेशन, स्टॉक एंड सन्ड्री एसेट्स। बताइए, देखिए, जैक्सन ने ले लिया।
42,800। अगला आइटम बोलिए क्या है। हाँ, रिमेनिंग सर्विसेज कहाँ से बच गया। हाँ, जॉन्स कैपिटल अकाउंट। आइए अब देखते हैं जरा क्या था इसमें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ है। इसने बोला कि जैक्सन टू टेक ओवर एंड अदर सन्ड्री एसेट्स 28% बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। आओ जिधर देखें। मुझे बताइए कि आपकी सन्ड्री एसेट्स थी कितने की। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू बताइए। हाँ, 34,000, ठीक है। इसमें से कुछ जो चीज है वो कितने के लिए है, 28,000 के लिए। बच्चा पता क्या करता है, 8,000 लिख देता है, गलत हो गया वो। 28,800 है ना। और बाकी बचा हुआ कितना बचा। इसमें से माइनस करो कितनी आती है। रुक तो जाना, बाकी बोल तो। कितना आएगा। 30, 60, 5,200। जैसे ही आप 5,200 लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, बताऊं क्यों। क्योंकि दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज 90% ऑफ समथिंग। तो किसी चीज का अगर 90% ये है तो 100% वैल्यू कितनी है, निकालो पहले वैल्यू। कितना वैल्यू निकली। 32,000। मतलब आपने ये चीज ना 32,000 की ओरिजिनल वैल्यू थी। उसके बाद जो ये वैल्यू बची कितनी बची, सिर्फ 2,000 बची। ऐसे करना था। ये कह रहा है कि ये जो 28,800 है वो किसी चीज का 90% है। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 28,800 रिप्रेजेंट 90% ऑफ समथिंग। लेट एक्स इज द वैल्यू। एक्स का 90% इज 2800। व्हाट इज एक्स, निकाल दिया। 28,800 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करूंगा तो फुल वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू निकली आपकी ये है 32,000। ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू थी। इसका क्या किया आपने, यहाँ चला गया हिस्सा और बच गया 2,000। 2,000 को कितने में ले जा रहा है वो। जैक्सन स्टॉक नहीं, सन्ड्री एसेट्स। कितना, 2,000 का कितना, 90% कितने में ले जा रहा है, 1,800 में। बस यही ले जा रहा है और तो कुछ नहीं है। वो हम अलग से करेंगे। वो दूसरा। तो ये 1,800। अब जाके स्टॉक का खत्म हुआ पार्ट। ठीक है। और एक और पार्ट भी तो बचा हुआ था। स्टॉक भी तो बचा हुआ अभी। ये सन्ड्री एसेट्स, जॉन से इधर रियलाइजेशन। किताबें फेंके जा रहे हो तुम लोग यार। 1,800 रुपये का। अभी हमने इन्वेस्टमेंट पूरा स्टॉक था, इस पीसी की वैल्यू बची हुई थी अभी थोड़ी सी। एक आइटम बचा था ना अभी। हाँ, डेटर बचा हुआ है ना अभी तो। अभी करते हैं, चलो उसको भी पहले पहले आगे बढ़ लेते हैं। जॉन टू टेक ओवर सन्ड्री एसेट्स एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन। लोन पे करने के लिए इधर ले आइए जॉन को। जॉन्स कैपिटल कितना वैल्यू है, लोन। जॉन कुछ और भी कर रहा है। वो अलग से करेंगे, रुक जाओ अभी। कितना, 35। ऐसे जॉन की कैपिटल में इधर चले जाइए। रियलाइजेशन, लोन 3,500। लोन 3,500 का है क्या, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट के हिसाब से चलिए क्या लिखा आगे। रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग डेटर्स है ना। तो रिमेनिंग डेटर्स 8,400 के, देखें जरा कितना है। देखते हैं, रुक जाइए। बैंक डेटर्स, कितने के डेटर्स थे आपके पास पुराने पुराने। आपके डेटर्स है पूरे 48,400 के, जिसमें से 34,200। अच्छा हाँ। तो मेरे पास डेटर थे 48,400 के, जिसमें से कितने टेक ओवर कर लिए, 40,000। कितने में टेक ओवर कर लिए, 400। बचा कितना, 84। ये कितने में ले गया। हाँ, 50% में कितना। ये एंट्री करनी है आपको, 4,200। और बैंक, बैंक के, बैंक का बैलेंस बीरी बताइए, बैलेंस बीरी। 6,000। डेबिट साइड में चलेगा, क्या लिख दिया, रियलाइजेशन, डेटर्स 4,200 का, ऐसे कर दिया। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट में कुछ और बचा है, ये सब कुछ हो गया है। क्या बचा है बता। पहले एडजस्टमेंट देख लो ना, एडजस्टमेंट में, बाकी तो फिर हम हिडन देखेंगे। एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं बचा ना। नहीं बचा, एडजस्टमेंट इज डॉन डॉन। अब आप देखिए, डेटर हो चुका है,
स्टॉक हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, सन्डी एसेट्स हो चुका है, ठीक है। अभी करते हैं, रुक जा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन भर रहा है? जॉन्स कैपिटल। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 600, यहाँ लिख देंगे दोबारा से। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 600 रुपए के। और अब आप इधर देख लीजिए, लोन हो चुका है, प्रोविजन फॉर डाउट। ये किसका था? जॉन का, सॉरी, 3500। डन। अब आप देखिए यहाँ पर, क्रेडिटर हुआ था पूरा, लोन हो चुका है। इसके बदले में कुछ पे करना नहीं होता आपको, तो यहाँ आ जाइए, क्या बैंक? बैंक ना। क्रेडिटर्स कितने के? 1500 रुपए के। तो बैंक में जाएंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर इस तरफ? रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 1500 रुपए के। अगला आइटम खत्म, सारा हो चुका है। एवरीथिंग इज डन। और आप देख रहे जल्दी हो गया, ये 20 मिनट लगे इसको करने में, क्या 12 मिनट लगे? कहाँ लगे हैं आप लोगों, लेकिन आप लोगों ने टाइम लगाया इस पे, जबकि आप लोगों की प्रैक्टिस मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है, मुझसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, मुझसे ज्यादा शार्प कैलकुलेशन के साथ बैठे हैं। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। विच साइड इज हायर? ये कितना है? 1,16,000। 1,16,000। क्या लिखेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किसको? माइकल और जैक्सन और जॉन। बताओ कितना, कितना लॉस कितना है? बांटो उसको। 7,680 20 60। ये भी ऐसे। लॉस यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। तो ये हो गया आपका पास 7,680 2560 2560। चलिए, विच साइड इज हायर? ये बताइए टोटल कितना है? नहीं, ये तो टोटल 60 हुआ ना, और ये टोटल 360। ये वाला 18। नहीं, 18 क्या कह रहे हो तुम ये? 18 100, और ये वाला 60,000। 60,000 45,360 18,100। अब बताइए मुझे क्या निकलना है? पैसा कहाँ निकलेगा? इसका 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 बैंक में निकलेगा। कितना? 15,320 इसका। थर्ड इसका बैंक। अरे भैया ठीक है, जैक्सन में कितना? आगे इस वाले का कितना? अब आप देखिए, ये दोनों इस तरफ जाएंगे क्या बोलकर? माइकल्स कैपिटल कितने से? 15,320 से, और इसका जॉन्स कैपिटल कितने से? 13,740 से। इस तरफ आएंगे तो क्या लिखा जाएगा? जैक्सन्स कैपिटल कितना? 20,360। टोटल कर लीजिए भाई, टोटल 13,560। इस तरफ का भी 30,560। ऐसा करके कोई था ऐसा जो पूरा कर पाया इसे? अब वो तो आंसर देख के हो गया ना बाद में। बता रहे हो तुम लोग, अच्छा। ठीक है, हैंड्स डाउन। तो कैसे ट्रांसफर कर, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो समझ ले बात को। ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो देखा। ट्रांसफर करने के बाद आपको एडजस्टमेंट के साथ कैसे हैंडल करना है वो देखा। तीनों अकाउंट साथ साथ बना के चलते हैं तो दैट विल बी, तीनों क्या, अब जैसे अब एग्जाम में मान लो आपको सिर्फ रियलाइजेशन बनाने की बात कर रहा है, तो फिर तो पंगा ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो आप सैम्पल पेपर करते हैं ना, उसमें वही करिए जो बोला गया है। सैम्पल पेपर में अगर बोला है कि रियलाइजेशन बनाइए तो रियलाइजेशन बनाइए, रियलाइजेशन और कैपिटल बोला तो कैपिटल बनाइए, बट एज ए प्रैक्टिस हमने पूरा क्वेश्चन एज ए होल करके दिखाया, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक बार और। ओपन द बुक्स नाउ, एक बार और ध्यान से सुनना।
क्रेडिटर्स ₹50,000 टुक फर्नीचर ₹60,000 इन फुल सेटलमेंट। पहला पार्ट, भाई 50,000 के क्रेडिटर थे, 60,000 का क्या लेके चले गए, फर्नीचर लेके चले गए फुल सेटलमेंट में। रीजन पता है क्या है? कि फर्नीचर क्रेडिटर जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है? दोनों रियलाइजेशन में पड़े हुए हैं। भाई अगर मैं बोलूं दिस इज माई, देखो यहाँ से विजुअलाइज करिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में इस तरफ जाएंगे क्रेडिट साइड है, इस तरफ डेबिट साइड है। फर्नीचर जो पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ फर्नीचर कितने का, 60,000 का। और इधर क्या पड़ा हुआ है आपका, क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के। अब ये कहता है कि इसने इसको ले लिया, तो ना इसके बदले में कोई पेमेंट आनी है, ना इसके बदले में कोई पेमेंट जानी है। तो आपको कोई एंट्री इसमें नहीं लिखनी। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा नो एंट्री। हम ये मान के चल रहे हैं क्या है कि ये क्या हो रखा है कि ऑलरेडी क्या हो रखा है, ट्रांसफर हो रखा है। तो ना इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट जानी है, ना उसके अगेंस्ट कुछ आना है, फुल सेटलमेंट हो गया। नंबर दो, क्रेडिटर्स ₹50,000 टुक फर्नीचर ₹60,000, नो फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, अब क्या करेंगे बताइए? ना ना, एंट्री बोलो ना यार तुम, क्या होगा? फुल सेटलमेंट नहीं है। नहीं, कैश या बैंक, डेबिट टू रियलाइजेशन, 10,000 से और 10,000 से, फुल सेटलमेंट नहीं है। हाँ, तो लिखा उल्टा क्या लिखा है? वही तो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना मैं। हाँ भाई, लेंगे उससे आप, मतलब भाई बंदी थोड़ी चल रही है, भाई बंदी तो ऊपर चल रही थी। क्रेडिटर इठलाते हुए आता है, कहता है आई लाइक दिस फर्नीचर, हमने कहा ले जा। कह रहा बस मेरा सेटलमेंट, हमने कहा हो गया। नहीं एंट्री करनी। लेकिन क्रेडिटर इठलाता हुआ आया, बोला 50,000 का मेरा पैसा देना था, ये फर्नीचर ले जा रहा हूं। हमने कहा भाई 60,000 का है, हम 10,000 वसूलेंगे इससे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और वैसे भी ये टेंजिबल एसेट्स है, इसके बदले में क्या करना है, वसूली करनी है। अच्छा, नंबर 3 देखिए। क्रेडिटर्स ₹50,000 टू अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ₹60,000। ये वाली है, ये वाली? क्यों? ये तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, रिकॉर्ड थोड़ी होगा। हाँ, कितने रुपए से? हाँ, दोबारा से एंट्री क्या बनेगी, कैश, बैंक, डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 10,000 से ही बनेगी, 10,000 से ही बनेगी। गॉट इट? ऐसे करके। अच्छा, नंबर 4, क्रेडिटर्स ₹50,000 टू फर्नीचर ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्या होने वाला है, नो एंट्री, फुल सेटलमेंट में नो एंट्री, भाई बंदी में लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फाइन। अगला देखिए, क्रेडिटर्स ₹50,000 टू फर्नीचर ₹40,000, नो फुल सेटलमेंट। अब क्या होगा, रियलाइजेशन, डेबिट टू क्या करेंगे, कैश या बैंक, कितना, 10,000 और 10,000, ऐसे। ठीक है, दिस इज फाइन। हो गया इतना, आगे देखें जरा। ये क्रेडिट फर्नीचर कितने का हमारे पास पड़ा है अभी, 40,000 का, क्रेडिटर तो 50 के थे, यही कहानी थी। आगे देखते हैं, नंबर 6, क्रेडिटर्स रुपीज 50,000 टू फर्नीचर अगेंस्ट
अगेंस्ट 60% ऑफ इट्स वैल्यू इन फुल सेटलमेंट। अब बोलो, अब बोलिए। क्रेडिटर 50,000 के थे, टुक फर्नीचर अगेंस्ट 60% ऑफ इट्स वैल्यू इन फुल सेटलमेंट। अबे सुन तो लो पहले क्वेश्चन को भाई। पहली बात समझिए, क्रेडिटर 50,000 के थे, ये 50,000 के क्रेडिटर थे, ठीक है। यहाँ 50,000 लिखा है। इसको दो हिस्सों में बांट लो। 60% कितना हुआ? 30,000। जैसे 60% बचा कितना है? 40%। कितना? 20,000। अब ये क्या कर रहे हैं कि 60% को आपके फर्नीचर, कितना फर्नीचर? 40,000 फुल सेटलमेंट में ले जा रहा है। बात क्लियर है या नहीं है? फुल सेटलमेंट पूरी वैल्यू पे थोड़ी हो रहा है, 30,000 में फुल सेटलमेंट हो रहा है। इतने की तो एंट्री नहीं करनी कोई, इतने की कोई एंट्री नहीं करनी है आपको। इज दैट क्लियर? द पॉइंट इज, डॉक्टर गुलाटी इधर दिखिए ध्यान। पूरे की हो गई बात। बचा क्या? इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने से होगा? 20,000। क्या डाउट है बताइए। एग्री? समझ में आ रही बात? ये निकल रही नहीं समझ में आ रही? अरे भाई, वो वहां से कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है? पहले से ही उधर से। आपको बताया था कि क्रेडिटर 50,000 का, फर्नीचर 40,000 अगर है, और ये कह रहे कि इन्होंने आपस में फुल सेटलमेंट में कर लिया हिसाब किताब, तो ना क्रेडिटर के अगेंस्ट कोई पेमेंट जानी है, ना डेटर के अगेंस्ट, ना ये फर्नीचर के अगेंस्ट कुछ पैसा मिलना। वो हमने पहला केस लिया था, इसलिए एंट्री नहीं करी थी। फिर दूसरे केस में हमने क्या करा, 50,000 का फर्नीचर वो 60 में लेके चला गया, क्रेडिटर है ना। 50 और 50 का तो कैंसिल हो गया, 10 तो रह गया ना। अब 10 लेना बनता तो लीजिए, देना बनता तो दीजिए। यहाँ क्या है, फर्नीचर ज्यादा ले गया ना वो, 10,000 ले लेंगे उससे। यहाँ क्या करा आपने, क्रेडिटर ने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ले लिया। रिकॉर्डेड ले अनरिकॉर्डेड ले कोई फर्क नहीं पड़ना, फुल सेटलमेंट होता तो कोई एंट्री नहीं करता। अभी ज्यादा का फर्नीचर लेके चला गया तो 10,000 रुपए की रिकवरी कर लेंगे। यहाँ 50,000 का फर्नीचर था, 40,000, 50,000 का क्रेडिटर, 40,000 का फर्नीचर फुल सेटलमेंट में ले गया, कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन 50,000 का क्रेडिटर सिर्फ फर्नीचर 40,000 का लेके जा रहा है, तो 40,000 ही तो कैंसिल हुए ना, 10,000 तो बच गया ना, वो पे कर देंगे। वहां 50,000 का क्रेडिटर था, वो कहता है कि 60% जो मेरा है, ये 30,000, इसके अगेंस्ट मैं फर्नीचर ले रहा हूँ भाई। तो मानते हो? हमने कहा एग्री। हो गया ना सेटलमेंट, मान गए। अभी तो लिखा है, बाकी का 20,000 क्या होगा? वो तो देना पड़ेगा हमें, इसलिए दिया हमने। इस तरह से ये पार्ट खत्म हुआ आपका। एक और देखिए जरा, वो भी एग्जाम में दिखता है और परेशान करता है। कैसे? ये लिखा था क्या सबने? नहीं मत लिखो फिर, कोई बात नहीं। चलो, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। अब देखिए दूसरा पार्ट। ये वाली एंट्री भी लोगों को मतलब दिखती है, डाउट होता है कि एंट्री बनाए ना बनाए। लेकिन आप देख लीजिए, अगर फुल सेटलमेंट है तो ही एंट्री बनानी, लेकिन फुल सेटलमेंट भी, अगर पार्ट का फुल सेटलमेंट है तो भी एंट्री, आप नो एंट्री नहीं लिखेंगे। इसलिए बताया, देखिए। हमने लिखा डेटर्स ₹1,00,000, ठीक है, ये थे, ठीक है। आउट ऑफ विच 40% डेटर्स वर सेटल्ड अगेंस्ट लोन ऑफ ₹30,000, ठीक है। रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड, रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 60%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर ₹20,000। ऐसे अब करिए जरा इसको। अरे तुम रुक जाओ ना, बाकी में करने दो। डेटर्स है 1,00,000 रुपए के, 40% डेटर्स वर सेटल्ड अगेंस्ट लोन ऑफ ₹30,000। रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज एट 40%। क्या लिखा है? 60%, ठीक है।
और यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर ₹20,000। दैट्स योर स्टोरी। क्या बोले ये वाला ये? रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड, ऐसे हो गया हो। देखने वाले तो एक ही बार नजर में समझ जाएंगे उसको, ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन हो गया जी। बोलो, कोई बताइए क्या एंट्री बनती है, कोई तो इधर, हाँ बोलो बोलो सानी साहब। क्या चीज? आ, बैंक डेबिट कितने से? 36,000 और कितने से? 36,000 से। कितने लोग इस एंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं? अब सानी ने बोला तो कर ही लोगे। बस देखिए सुनो, अब कैसे देखना ऐसी इस तरह से क्या करना है। ये डेटर्स थे आपके पास 1 लाख के, देखते हैं ठीक है गलत। इसमें से 40% डेटर्स, 40% यानी कि 40,000 सेटल हो गए किसके अगेंस्ट? लोन। 30,000 सेटल हो गया, सेटल। सेटल या फुल सेटलमेंट दोनों का मतलब एक ही है। सेटल्ड या फुल सेटलमेंट इट हैज द सेम मीनिंग, डिसोल्यूशन है। नहीं सेटल्ड का लोन कैसे सेटल करेगी? मैंने तुमसे 50,000 रुपये लिया, 40,000 के देके बोलोगे सेटल हो गया हमारा मामला। कैसे सेटल हुआ? फुल सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट का मतलब है। से, मैं कह रहा हूँ ना कि माई लोन इज सेटल्ड, मैंने होम लोन लिया था, मैंने बैंक को पैसे दे दिए, मैं कहूँगा ना मेरा लोन इज सेटल्ड। ये बोलूंगा फुल्ली सेटल्ड। फुल्ली सेटल्ड इज सेटल्ड, इट हैज द सेम मीनिंग। एंड इनफैक्ट इज डिसोल्यूशन। बचा कितना? 60। व्हाट इज द 60% की वैल्यू? हाँ 60,000। क्या किया इसको? हाँ तो इसका 60%, इसका 60% कितना है? 36,000, खत्म। लिख दिया यहाँ पर। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेकार है, इट इज यूजलेस। लेकिन हमें चेंज इन पेशा, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट्स में आदत पड़ी ना करने की, तो इट इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। ये बेकार है, बिल्कुल बेकार चीज है, इसका कोई यूज नहीं है ना? उससे पूछो क्या, कोई शंका, समाधान पूछो। हाँ, अगर आप एडमिशन कर रहे होते तो क्या करते देखिए। नहीं रुक जाओ, ये हो गया पूरा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ ही लिया कि अगर हम एडमिशन में कर रहे होते तो क्या करते देखिए। हाँ रुक जाओ, हाँ बनता बनता। पहले आप देख लेते कि आपके पास क्या था, डेटर था ना। तो आप पहले एंट्री बनाते क्या? पहले एंट्री बनाते आप लोन डेबिट टू डेटर। कितने का लोन चला गया? 30,000 का। डेटर कितने के गए? 40,000 के। ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट करके कितना करते? 10,000। पहली एंट्री तो ये होती। ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या किया आपने? अरे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, पैसा आएगा ना, बिकेगा। डेटर का पैसा वसूल हो गया। हाँ कितना? तो आप लिखेंगे बैंक डेबिट 36,000 टू डेटर कितने के? 60,000 के। और रिवैल्यूएशन डेबिट 24,000। ऐसे एंट्री बनेगी। हाँ यही होगा। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ अभी, पहले रुक जाओ। इसमें तो प्रोविजन भी है ना हमारे पास। रुक जाओ फिर तुम्हारा, इसको होल्ड रखना। आइए देखिए पहले यहाँ पर पहली एंट्री में बना लेते हैं लोन डेबिट कितने से? 30,000 से। और प्रोविजन कितने का? 20 ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ध्यान से देखना जरा, डेबिट 10,000 से। और टू क्या करते? डेटर। ऐसे एंट्री बनती। या फिर मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। अब आप देखिएगा डेटर है ना आपके पास 40 का, कितने की वसूली नहीं हो रही है? 10 की वसूली नहीं हो रही ना। पहली एंट्री आप बनाते बैड डेट डेबिट टू डेटर, कितने से कम कर लेते डेटर को? 10,000 से, 10,000 से। दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट, कितने से? 10,000 से, 10,000 से। तो तीसरी एंट्री में आप उसको बेच रहे हैं ना कितने में? लोन के अगेंस्ट ना।
लोन डेबिट टू डेटर, कितने से? 30,000 से 30,000 से। मतलब ये मैंने सीक्वेंस बता दिया, इसको कंबाइन भी कर सकते थे। दिस इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट कितना बचा अब, नंबर 4। अब आपका कितना बेड डेट हो गया? 24,000। अगली में एंट्री बनाते हैं आप, बेड डेट डेबिट 24,000 से टू डेटर, कितने से? 24,000 से, ठीक है। एक। नंबर 5, आपका 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, कितना बचा अभी? 10। तो आप लिखते हैं क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से रिवैल्यूएशन डेबिट? 10,000। 14,000 टू बैड डेट, कितने से? 24,000 से। और फिर एंट्री नंबर 6 बनाते क्या, पैसे लेने की एंट्री ना, बैंक डेबिट टू डेटर, ये बनता कंप्लीट साइकिल, कितने से? कितना पैसे ले रहे हैं? 36,000। ये बनता, फिर ये नहीं होता, ऐसे बनता फिर। और इन सबको अगर कंबाइन करना होता तो देखिए, एक सिस्टमेटिकली कंबाइन करते तो कैसा करते? आप यहाँ देखिए, पहले इन दोनों, अ, इन तीनों को कंबाइन करते तो क्या बनता, देखो ध्यान से जरा देखना। आई रिमूव बैड डेट, तो बैड डेट हटा देता। अब हमारी पहली एंट्री क्या बनती है इन तीनों के लिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, कितने से? 10,000 से। और लोन डेबिट, यहाँ लोन अकाउंट डेबिट, कितने से? 30,000 से टू डेटर, कितने से? 40,000 से। एक पार्ट हो गया। और फिर बचा कौन सा? ये दोनों, ये तीनों, इसका देखो जरा, इन तीनों का नंबर 2। ये बैड डेट और बैड डेट इज गॉन, है ना? बचा आपके पास क्या? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितना मिल रहा है? ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मिल रहा है? रिवैल्यूएशन डेबिट कितना? और टू क्या हो जाता? डेटर, कितने से? 60,000 से। दैट इज योर, ऐसे बनती है। ये कब होता? जब हमारा चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, एडेस, तब होता, इसी का पार्ट ये बनता है ना। अच्छा आइडिया दिया। अब अगर हम इसको इसको दे दे तो मजा, यूल फील गुड, है ना? हाँ, दैट्स गुड। ऐसा करके, ठीक है। सो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए जो हम आ जाए, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को सिर्फ जनरल एंट्री पे फोकस करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, आपकी एंट्री कौन सी वाली, रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली एंट्री, पार्टनर्स लोन वाली एंट्री? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो डेड है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उधर उधर ट्रांसफर खत्म, वैसे करके। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही है कि आप वो जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट दी गई थी ना आपको, उसमें से अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन, कुछ कुछ नहीं गधे, तुम्हें सारे करने हैं। अभी भी कुछ कुछ कर रहा है, फिर कुछ कुछ होगा नहीं। हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे।